नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मानसी दवे मेरे साथ बनी हुई हैं। और मानसी, पावर ट्रेड में अब हम शुरुआत करते हैं तमाम ट्रिगर्स के साथ जो कि हमें विदेशी बाजारों से मिल रहे हैं और जिनका इम्पैक्ट घरेलू बाजार में होगा। अहम ऐलान यूएस फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट का। एब्सोल्युटली 85 अंकों की बढ़त गुरुवार की सुबह। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 25,500 के पार गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस। और पावर ट्रेड में यहाँ से 2.5 घंटे के लिए आपके सामने बाजार खुलने से ठीक पहले रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार खुलने के ठीक साथ साथ किस तरह के टेक्स मिल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक नजरिया, टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का साथ और बेहतरीन रिसर्च लेकर हाजिर हैं हम। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। 4 बड़ी बातें जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड करता दिखेगा। यूएस फेड ने ब्याज दरें एज एंटिसिपेटेड 25 बेसिस पॉइंट्स की घटाई हैं और इस साल 2 और कटौती की संभावना है। इसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी ज्यादातर जानकार की। और यूएस फेड ने ऑफकोर्स इकोनॉमी के हालात को लेकर कमेंट्री में बातचीत करी, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स के कट्स आते हुए देखने को मिले दिसंबर 2024 के बाद, यानी कि 9 महीने के बाद पहली दफा यूएस फेड की तरफ से कटौती आती हुई दिखी है। इसी के ठीक साथ ग्लोबल सेटअप पे इसका असर आना दिख रहा था। डाउ में करीब 260 अंकों की मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग देखी। हालांकि नास्डैक और एस&पी में कंसर्न जरूर देखने को मिले। डाउ एकमात्र इंडेक्स था जो कि कल यूएस मार्केट्स जब क्लोज हुए तो हरे निशान के साथ क्लोज हुआ। लेकिन घबराने की बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अप्लाइड ओपन इंडिकेशंस जो है बेहतर नजर आ रहे हैं। 25,500 के लेवल्स तो इस वक्त दिख ही रहे हैं। अब क्या इसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ेगा या नहीं, इस पर रखेंगे हम नजर। स्टॉक स्पेसिफिक भारतीय बाजार के लिए आज का दिन एक्शन पैक रहेगा। लाइक एवरी अदर डे डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखे। कंपनी ने एक नया अधिग्रहण किया है। कोचिन शिपयार्ड शिप बिल्डिंग स्पेस लगातार ऑर्डर विन्स और खबरों के चलते फोकस रेडार पर, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर यह स्पेस है। वहीं बायोकॉन कंपनी की कैंसर की दवा को मंजूरी मिली है और कोहांस लाइफ में ब्लॉक डील की खबर आती हुई, तो इन तमाम स्टॉक्स पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। तो यह बाजार के लिए बड़े संकेत जिसके इर्द गिर्द आज सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप होते नजर आएंगे। राइट, लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम विदेशी बाजारों पर और यूएस के बाजारों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए ओवरऑल हमने देखा कि रेट कट के ऐलान के बाद भी डाउ जोन्स जो है केवल वही एक इंडेक्स हमने देखा कि जो तेज़ी पर मजबूती पे बंद हुआ है। बाकी नास्डैक और एस&पी 500 जो है हमने काफ़ी हद तक सपाट बंद होते हुए देखे हैं। अब ओवरऑल क्योंकि इतना एंटिसिपेटेड था ये रेट कट, और इसीलिए भी हमने देखा कि कुछ ज़्यादा उत्साह यहाँ पर विदेशी बाजार और खासतौर से यूएस के बाजारों से हमने आता हुआ नहीं देखा। एशिया के बाजार भी मानसी हमने देखे हैं कि एक मिक्स ट्रेंड फिलहाल दिखा रहे हैं। हमारे बाजार हालांकि अब तक इम्प्लाइड ओपनिंग के लिहाज से तो बढ़िया मोमेंटम पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, यूएस के बाजारों में मेरे ख्याल से ये खबर पहले से ही डाइजेस्टेड थी और जो एक इंतजार था उनको वो है कमेंट्री का और वो था उनकी टोन का, जिससे क्लियरली ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं रेट कट को लेकर सिलसिला इस कैलेंडर ईयर में बढ़ाया जाएगा और 2 कट्स यहाँ पर हम आता हुआ देखेंगे। और लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा विस्तार पर बाजार की चाल पर ही बात करें यूएस के बाजारों की, जहाँ पर एक सीरीज ऑफ सेशंस हमने देखे। उच्चतम स्तर छूने के बाद बाजार टिक नहीं पा रहे हैं। जहां तक यूएस के बाजारों की बात है, वहां से वो नीचे की ओर अपनी ट्रैजेक्टरी दिखा रहे हैं। तो एक तरफ कॉन्फिडेंस दिखता है मानसी, लेकिन उसके बाद नर्वसनेस फिर से हावी हो जाती है। एब्सोल्युटली। और जिस कमेंट्री की आप बात कर रही हैं, पावेल के कमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच की रणनीति टैरिफ, इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट को लेकर थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसे वेलकम करते हैं। यानी कि किसी भी तरह के टेक्स या किसी भी तरह के ऑब्जर्वेशंस अगर कहीं से हैं तो उसे हम वेलकम करते हैं और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के हालात को बेहतर करना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। बात जाते हैं विदेशी बाजार के संकेत। यस, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस बेहतर हैं और एशियाई बाजार से भी मजबूत संकेत इस वक्त आप देख पाएंगे। क्लियरली अगर देखें, जापान के बाजार निक्केई में करीब 300 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। कोरिया के बाजार कॉस्पी में भी हम देख रहे हैं अराउंड 1% के गेन से, परसेंटेज वाइज 1% पॉइंट वाइज देखेंगे तो और बेहतर रिटर्न्स और गेन्स आप देख पाएंगे। तो एशियाई बाजार की तस्वीर बेहतर नजर आ रही है। ये हो गई गिफ्ट निफ्टी और एशियाई बाजार की चाल। अब यूएस के मार्केट्स, बीती रात हमने देखा यूएस फेड के कमेंट्स जैसे ही आना शुरू हुए, अनाउंसमेंट्स जैसे ही आए, उसके बाद इंपैक्ट देखने मिला, मोमेंटम था वहां पर और हमने देखा कि डाउ जोन्स में मजबूती के साथ ट्रेंड जो है वो क्लोज होता हुआ ही दिखा।
भले ही नैस्डैक और S&P 500 ऑन दी फेस ऑफ इट गिरावट के साथ क्लोज हुए, लेकिन दिन भर में रिकवरी भी अटेम्प्ट करते हुए दिखे। नैस्डैक नीचे से करीब 200 अंक संभल कर बंद हुआ। लाल निशान के साथ 72 अंकों की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन उन्हें निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी थी। इसके अलावा S&P 500 नीचे से करीब 50 अंक संभल कर फ्लैट कामकाज दिखाकर बंद होता दिखा और डाउ में हमने देखा ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स के गेन्स नजर आए। अब इसके अलावा बाजार के अन्य संकेतों की अगर बात करें, यूएस में डिमांड की चिंता से कच्चे तेल पर काफी हद तक दबाव देखने को मिला है। एट प्रेजेंट भी अगर देखेंगे ब्रेंट क्रूड की चाल जो है $67-68 बैरल के आसपास से। घरेलू बाजार में भी सेंटिमेंट्स कुछ इसी तरह से एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल और साथ साथ नेचुरल गैसेस पर इंपैक्ट आता दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कमोडिटी एक्सपर्ट से भी कविता बात कर रही थी, उनका भी टेक इसी तरह का निकल रहा था कि इसी तरह के सेंटिमेंट्स एनर्जी पैक में नजर आएंगे। हालांकि ब्रेंट के दाम करीब 1% गिरे जरूर हैं। प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें, सोने चांदी में मुनाफा वसूली है। विदेशी बाजार हो चाहे घरेलू बाजार हो, तो गोल्ड सिल्वर के रेट्स आज जब बाजार खुलने से पहले कमोडिटी मार्केट्स खुलेंगे तब डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं इस पर भी नजर रहेगी। रुपए की ओपनिंग पर फोकस करेंगे क्योंकि कल रुपया जो है लगातार मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा था। 23 पैसे की मजबूती के साथ खुला, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन ये तेजी मजबूती जो है वो बढ़ती ही चली जा रही थी। तो आज के सत्र में कैसी चाल है डॉलर के मुकाबले रुपए की, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। और साथ ही ट्रेजरी यील्ड में बढ़त, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें 4% के आसपास ये इंटैक्ट नजर आ रही है। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार से संकेत बेहतर है। भारतीय बाजार पर इवेंचुअल इंपैक्ट अगर दिखे तो भी ठीक है, ना दिखे तो भी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस बेहतर है और भारतीय बाजार के अपने भी ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हमारे लिए सारे सेंटिमेंट्स इस वक्त तो ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव कन्विक्शन वाले ही नजर आ रहे हैं कविता। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट से भी बातचीत करनी होगी जो कि हम शो में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फोकस कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ पर और जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ खास खेमों में हमें एक्शन दिखाई देगा। रविंदर हमारे सहयोगी पूरी लिस्ट लेकर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, बताएं रविंदर। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज से, जहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने अनाउंस किया है कि कंपनी जो है 51% का स्टेक एक्वायर करने वाली है कुंशा क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में, और जो कॉस्ट होगा इस एक्विजिशन का वो 553 करोड़ का होगा। और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है कैमरा और मोबाइल हैंडसेट के लिए फिंगरप्रिंट्स मॉड्यूल्स, IoT डिवाइसेस और ऑटोमेटिव एप्लीकेशन जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बायोकॉन भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर बायोकॉन को जो है US FDA से जो है बोसाया और ओकल्सो के लिए जो ड्रग है इनके लिए US FDA से अप्रूवल मिला है, जिसके चलते बायोकॉन भी फोकस में रह सकता है। कोहेंस लाइफ साइंस की बात करें तो यहाँ पर ब्लॉक डील हो सकती है एज पर सोर्सेज, जहाँ पर जुस्मिरल होल्डिंग जो है वो अपना 51% का स्टेक सोल्ड कर सकता है ब्लॉक डील के जरिए, और जो एस्टिमेटेड ऑफर साइज है इस ब्लॉक डील का वो 1756 करोड़ का है। अगर बात करें फ्लोर प्राइस की तो यहाँ पर फ्लोर प्राइस जो है 900 पर शेयर होगा, जो कि 7% पे डिस्काउंट होगा एज पर लास्ट जो उनका कल जो शेयर्स का जो कल लास्ट प्राइस था। येस बैंक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर येस बैंक में जो है बंधन बैंक ने 15.39 करोड़ जो है शेयर्स जो है सोल्ड किए SMBC को 21.5 ईच। और अगर बात करें तो यहाँ पर बंधन बैंक ने अपना स्टेक 0.7% से घटाकर 0.2% पर रखा है। फेडरल बैंक ने भी अपना जो है 16.62 करोड़ शेयर सोल्ड किए हैं येस बैंक के 21.5 पर शेयर पर। बजाज फिंसर की बात करें तो यहाँ पर बजाज फिंसर ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा है कि जो टोटल इनकम है वो 20 से 22% पर ग्रोथ हो सकती है 3 लाख करोड़ पर। अगर बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि जो प्रॉफिट है उसमें 18 से 22% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है 20,000 करोड़ पर। कोचिन शिपयार्ड भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कोचिन शिपयार्ड ने ONGC के साथ 200 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जैकब रिग की ड्राई ब्लॉक और मेजर ले ऑफ रिपेयरिंग होगी, जिसके चलते कोचिन शिपयार्ड भी आज जो है इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। ऑर्डर विन के चलते रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में रह सकता है, जहाँ पर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 106 करोड़ का ऑर्डर मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से। मैरिको की बात करें तो यहाँ पर मैरिको कंपनी ने बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है कंपनी के ऑफिसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को विजिट किया। हालांकि उनका कहना है कि इससे जो रेगुलर ऑपरेशन है उस पर कोई इम्पैक्ट देखने नहीं मिल सकता है। इंडो सोलर की बात करें तो यहाँ पर वारी एनर्जीज जो कि प्रमोटर है इंडो सोलर की, वो 61 लाख शेयर जो सोल्ड करेगी, जो कि 15% का स्टेक रिप्रेजेंट करता है, ताकि कंपनी जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल्स को फॉलो कर सके। आखिर में बात करेंगे प्रोडक्ट लॉन्च के चलते TVS मोटर भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर TVS मोटर ने तंजानिया में नया TVS किंग डीलक्स प्लस CNG 3 व्हीलर लॉन्च किया है, जिसके चलते TVS मोटर भी जो आज फोकस में रह सकता है।
बिल्कुल रविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। अब देखिए, ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पर कामकाज होता दिखेगा, लेकिन कल के सत्र में भी हमने मार्केट सेटअप काफी पॉजिटिव देखा है और थोड़ी ही देर में आज का एडिटर्स टेक भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, 25,300 के पार क्लोजिंग हमने दिखाई। अच्छा खासा एक्शन, अच्छा खासा मोमेंटम। अब देखिए, 25,000 के पार 25,100 का इंतजार था और उसके बाद ये था कि 25,100 के पार इन लेवल्स को हम सस्टेन कर पाएं। कल का मार्केट काफी बेहतर था क्योंकि इंडिसेस में भी एक्शन नजर आया, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी अच्छे खासे थे। हाँ, 2-3 सेक्टर्स थे जो कि चल नहीं पाए, जो बैक सीट पर थे, लेकिन अदरवाइज काफी सारे सेक्टर्स में अच्छा एक्शन था और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो भारतीय बाजार में इन दिनों ढेर सारे हैं। और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई है तब भी हमारे पास ढेर सारी खबरें हैं और खबरों के दम पर काफी सारा एक्शन है। एक्शन बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, ढेर सारे इंपैक्ट्स है, ढेर सारे थीम्स हैं जिस पर फोकस है। कल टेक्सटाइल शेयर्स चल रहे थे, इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स में लगातार फोकस है। शिप बिल्डिंग स्पेस में भी आप देखिए ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट आ रहे हैं और इसके अलावा भी इन स्पेस में काफी हद तक मूवमेंट जो है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। गोकुलदास एक्सपोर्ट का स्टॉक करीब 4% चला था। यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशन की बातचीत चल रही है, दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पर आने की बात हो रही है। हो सकता है कि जल्द से जल्द वहां पर भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आता दिखे और इसी के चलते श्रिम्प स्पेस, एग्री रिलेटेड स्पेस, अगेन टेक्सटाइल स्पेस, ये सारे फोकस रेडार पे बिकॉज कनेक्टिंग प्लेज हैं तो वो आते हुए दिखें। इसके अलावा बाजार के सेटअप की अगर बात करें, छोटे मझौले शेयरों में भी अच्छा खासा एक्शन कल के सत्र में हमने देखा था। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी तो अच्छी मजबूती की चाल दिखाई रहा था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स डे हाई क्लोजिंग देखने को मिली। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, बेंचमार्क्स जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स को कल आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्मॉल कैप जो है वो मिड कैप को आउट परफॉर्म कर रहे थे और स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे मूव्स आपको छोटे मझौले शेयर्स में भी मिले। बैंक निफ्टी पर भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी ने डाउनसाइड मूव्स दिखाने के बाद अब एब्सोल्यूट कम बैक कर लिया है। कल सरकारी बैंक का खेमा काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा था। पीएसयू बैंक स्पेस इनफैक्ट ड्यूरिंग द सेशन आउट परफॉर्म कर रहा था और बैंक निफ्टी में 55,493 के लेवल्स नजर आए। लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्स की जहां हम बात कर रहे हैं, भारतीय बाजार की जहां हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल सेटअप से भी काफी सारे डेवलपमेंट्स एंड यूएस फेड का अनाउंसमेंट एक बड़ा डेवलपमेंट रहा। एज एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट आते जरूर दिखे, लेकिन इस पर एक एक्सपर्ट व्यू भी हमें चाहिए। हमारे साथ ग्लोबल एक्सपर्ट अनुराग सिंह जुड़ गए हैं शिकागो से। अनुराग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ऑफ कोर्स नॉट अ गुड मॉर्निंग, अ गुड इवनिंग टू यू, लेकिन आप बताइए जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, थैंक यू इस समय अपना समय हमें देने के लिए। यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में एज एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट हमने देखे और यहाँ से आगे 2 और कट्स की बातें भी जताई जा रही हैं और इकोनॉमी को लेकर कमेंट्री में कंसर्न्स की बात भी हुई। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को? मानसी, देखिए आज तो कुछ सरप्राइज था ही नहीं। आई वुड से मैं रादर चेयर पावेल को पिछले 3 साल से लगातार सुनता आ रहा हूँ, एंड आई लाइक हिज commentary and everything, but I think now he's lost the plot, right? He is actually too late this time, and I think आज सबको पता ही था कि वो क्या करने वाले हैं और अगले 2-25 बेसिस पॉइंट के कट्स भी जो दिसंबर तक आएंगे, आई थिंक वो भी प्राइस्ड इन है मार्केट्स में, राइट? सो आई थिंक नाउ वी प्रीटी मच नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? एंड अब उनके प्लॉट्स का भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज we see a clear divide in the Federal Reserve के एक सेक्शन रेट कट्स ज्यादा की बात कर रहा है और एक सेक्शन थोड़ा कम रेट कट्स की बात कर रहा है। बट सो आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ प्रेडिक्टेबल, बिकॉज देखिए 2-3 बातें हैं मानसी इसमें। वन, इकोनॉमी ऑल्दो इज डूइंग स्ट्रॉन्ग, लेबर मार्केट में वीकनेस है और वो वीकनेस तब आई जब 1 महीने पहले जब डेटा रिवाइज हुआ। सो वी गॉट टू नो कि पिछले 1 साल में जब 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने की बात कर रहा था BLS, वो एक्चुअली 1 मिलियन जॉब्स ही निकले, तो वो एवरेज एकदम हाफ हो गया, राइट? और पिछले 2 महीने का जॉब का एवरेज तो करीब 15-20 हजार पर मंथ का एवरेज है, जबकि ऑन अ नॉर्मल इकोनॉमी वो एवरेज 70 से 80 हजार होता है। सो आई थिंक ऑल दिस यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है और अनुराग से बातचीत नहीं हो पाई। फिर से जुड़ेंगे एक बार इनसे, लेकिन चलिए इस बीच आपके
चलिए, मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं। अनुराग, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज कट गई बीच में, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। Yeah. Okay. So I was saying that now we pretty much know the trajectory of Fed. That अब वो 25 के 2 कट्स और आएंगे, सो बेसिकली वो 3.5 पे पहुंच जाएंगे इस साल के एंड तक। एंड आई थिंक विच इज अ गुड रेट, राइट? 3.5 2 ईयर अभी 3.5 पर है, तो वो it's already indicating. So there is no surprise now. Federal Reserve is out of the way. I think inflation largely controlled है, और यूएस इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, on all respects, right? So it's a great economy, great time to be in the US markets, especially for the next 3-4 years, I believe. Mansi? अनुराग, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन फिलहाल समय हमारा समाप्त हुआ है इस चर्चा के लिए। आप जुड़े हमारे साथ इस वक्त शिकागो से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजारों का तालमेल भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ ET Now स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सरजीत मंगाट भी जुड़ गए हैं। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही ऐलान था, हालांकि रात भर आप काफी काम कर रहे थे, आपके लगातार मेल्स हम पढ़ रहे थे, और पढ़ाई लिखाई हम भी कर रहे थे आपकी तरफ से। वही तो होता है ना, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बता कैसे सकते हैं। सही बात है। तो अब इसका लबोलुबाब दर्शकों के लिए बताइएगा। देखो, सिंपल सी बात है, 25 बेसिस पॉइंट का फेड रेट कट की उम्मीद थी और हुआ, बट कमेंट्री जो था वो एक्सपेक्टेड था कि डविश होगा, पर डविश नहीं था, हॉकिश था। और उसका कारण ये है कि फेड अभी भी इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी दे रहा है, जबकि लेबर मार्केट वीक है। फेड ने ये कहा कि ये जो कट है वो एक रिस्क मैनेजमेंट कट है, मतलब कि एक तरह से शॉर्ट टर्म मेजर ले रहा है, क्योंकि लेबर मार्केट वीक हो रहा है और उसको स्टॉप करने के लिए कर रहा है। बट अगर आप एक डायरेक्शनल वो नहीं आ रही है फेड से, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। एक तरफ से फेड कह रहा है कि लेबर मार्केट वीक है और हाँ ये रिस्क मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ से ये भी कह रहा है कि इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ने वाला है, और उसने अपनी इन्फ्लेशन को बढ़ाया भी अगले साल के लिए। सो ये जो कट है हॉकिश माना जा रहा है, ना कि डविश माना जा रहा है, इसलिए मार्केट्स ने भी जो मार्केट बढ़ा था थोड़ा बहुत गिर गया यूएस मार्केट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये उम्मीद है कि अगले 2 फेड मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट आएंगे, बट फेड ये भी कह रहा है कि हम डेटा देखेंगे और उसके बाद हर पॉलिसी टू पॉलिसी करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मार्केट को फिर से गेसिंग गेम में ले जाएगी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये कब ये रेट कट्स कब ख़त्म होंगे पता नहीं है। अगर आप डॉज प्लॉट देखेंगे तो वो बताता है वेरी क्लियरली कि अगले 2 पॉलिसी में 25 आएंगे, पर एक आएगा 26 में और एक आएगा 27 में। पर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 आएंगे 26 में, तो वो थोड़ा सा हॉकिश हो गया उस तरह से, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन भी देखा हमने यूएस मार्केट में। एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग सरजीत सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब भारतीय बाजार की चाल पर बात, एक तो FIs DIs एज द ट्रेंड कंटिन्यूज, DIs लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट कर, FIs अभी बिकवाली का ट्रेंड जारी रख रहे हैं, और साथ ही FNO डेटा की पोजीशनिंग आज के लिए संकेत कैसे मिल रहे हैं? देखिए, आज के डेट में ना FIs का जो बाइंग सेलिंग है वो एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में कम, प्राइमरी में ज़्यादा हो गया है। और हम कल जेफरीज कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ पर सबका ये कहना था कि FIs खरीद रहे हैं, पर जो खरीदारी हो रही है वो नए पेपर की हो रही है, IPOs की हो रही है, सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली हो रही है। और वो एक ट्रेंड है जो अभी उभर के आ रही है कि ये जो नया पेपर है उसके पीछे फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। DIs अभी भी नेट बायस है, 2300 करोड़ उन्होंने कल खरीदा। FIs लगभग 1000 करोड़ के 1100 करोड़ के करीब नेट सेलर्स रहे। बट कल का बाज़ार आप देखेंगे तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं जो काफ़ी बड़े, लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन जैसे रिलायंस, SBI, L&T, ये सारे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स गेन्स के लिए मदद कर रहे हैं, और वही देखने को मिल रहा है। और कल डिलीवरी तो एक इंटरेस्टिंग था कि सारे बैंक स्टॉक्स जो हैं उसमें हाई डिलीवरी देखा गया। आप देख लो अपने HDFC, SBI, कोटक, ICICI बैंक। और 2 सेक्टर्स जो कल अच्छे कर रहे थे वो तो PSU बैंक्स थे और एक डिफेंस था। तो ये दोनों सेक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि पैसा कहाँ जा रहा है उसके लिए। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो सितंबर में 3.7% की बढ़त हुई है निफ्टी में। ये 2019 के बाद
पहला सितंबर है जहाँ पर इतनी बढ़त हुई है। तो वो एक फैक्टर है जो देखने को मिल रहा है, और वो कारण ये है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं। फेड कट आया, आपका ट्रेड नेगोशिएशन में थोड़ा सा बदलाव आया, रुख यूएस का इंडिया की तरफ, नेगोशिएशंस हो रही है, बात हो रही है, इंडिया बाकियों के साथ भी ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है, मिड सितंबर तक मिड सितंबर तक हो रही है। और ये उम्मीद है कि इंडिया ईयू ट्रेड डील जो है साल के एंड तक ख़त्म हो जाएगा, और नवंबर तक एटलीस्ट फर्स्ट फेज ऑफ यूएस इंडिया यूएस आ जाएगा। तो ये जो टॉक्स चल रहे हैं वो एक तरह से अच्छे हैं। फिर जीएसटी कट था जो कंजम्पशन को बूस्ट कर रहा है। अगर आप अभी एक रिपोर्ट देखेंगे निर्मल बैंक का, तो वो बता रहे हैं कि ऑटो डीलर्स के पास क्वेरीज बहुत जा रही हैं, इंक्वायरीज बहुत हो रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कितना कम होगा पूछने जा रहे हैं। सो जो खरीदारी होगी वो 22 के बाद होगी, जब जीएसटी हो जाएगा। हाँ अप्लाई हो जाएगा। तो वो जो ट्रेंड है वो एक थोड़ा सा मोमेंटम देगा कंजम्पशन को भी एज वेल। सो ये एक होलिस्टिक माहौल बन रहा है। इंडेक्स लेवल में 25,300 के ऊपर हम बंद हुए। 25,500 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बिल्डअप दिख रहे हैं उधर, मतलब कॉल ऑप्शंस दिख रहे हैं उधर, और 26,000 में भी कॉल ऑप्शन। सो 25,500 के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इस वक्त अनलेस देयर इज सम मोमेंटम जो इसको इंडेक्स को ऊपर ले जाए, वो है। बट इंटरेस्टिंग जो चीज़ है कि पिछले 2-3 महीने से जो हमने शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप देखी हैं मार्केट में, वो कम हो रही हैं। लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स के शॉर्ट पोजीशंस लगभग 4,000 करोड़ कम हो गए। मतलब 32,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ हो गए। और जबकि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स में नेट लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए थे। तो शॉर्ट पोजीशंस कम हो रही हैं, और वो हम बैंक्स में भी देख रहे हैं जहाँ पर 200-300 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, जबकि लॉन्ग पोजीशंस वहाँ पर भी हो रहे हैं। तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, और वो एक अच्छा वो है कि जब हम अगले 10 दिन में एक्सपायरी की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो बहुत कम होंगे। तो वो जो प्रेशर रहेगा मार्केट पे जब भी वो ऊपर जाता है नीचे आने का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो एक चीज़ है। और फाइनली अगर आप देखेंगे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लगभग 13.2% है। 6-7 दिन पहले 7.4% था, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा है 13.2%। सो वो एक चीज़ है जो देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजी के लिहाज से कुछ खास बात ध्यान में रखनी होगी, जिस तरह का हमारा सेटअप अभी प्लेस्ड है बैंक निफ्टी और निफ्टी में? देखिए पीयूसी स्टॉक्स में काफ़ी बढ़त दिख रही है। हम कल जब बात कर रहे थे जेफरीज के कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर कंजम्पशन पे थोड़ा सा वो दिख रहा था। ये भी कह रहे थे कि बैंकिंग एंड लेंडिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी रिकवरी आएगी सेकेंड हाफ में, जहाँ पर अर्निंग्स विल बी लिटिल बेटर। वो होने की उम्मीद है। कंजम्पशन सेकेंड हाफ में आएगा। आईटी एक तरह से वॉश आउट ईयर लगने वाला है आईटी को, बट जो ऑर्डर बुक है या जो रुझान देखने को मिलेगा हमको सेकंड क्वार्टर के बाद, वो कमेंट्री जो है काफ़ी देखा जाएगा, क्योंकि टैक्स स्पेंड जो है वो इस साल कम होंगे, बट अगर जो आएंगे एक साथ आएंगे वो सब के सब FY27 में आ जाएंगे। वो ऑर्डर्स आएंगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो FY27 सबके लिए। तो अगर आप स्ट्रीट को देखें आज के डेट में, FY26 की कोई बात नहीं कर रहा है। सारे प्राइस टारगेट्स और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन FY27 के आ गए, क्योंकि सबने ये मान लिया कि FY26 में ज़्यादा ग्रोथ आने वाली नहीं है कुछ की सेक्टर्स में। तो वो एक चीज़ है देखने को मिल रहा है। ओके सजीत सर, जेफरीज कॉन्फ्रेंस में पीटर फोर्लेंजा एंड आशीष अग्रवाल के साथ आपकी बातचीत तो हमने कल सुनी। कोई इम्पोर्टेंट टेक जस्ट इन ब्रीफ अगर वहाँ से मिला हो? देखिए कपल ऑफ थिंग्स जो वहाँ से देखने को मिला है कि फ्लोज जो हैं वो चाइना की तरफ गए थे, और अब एक्सपेक्टेड है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वो शायद वापस इंडिया में आएंगे। जो नया पैसा आ रहा है वो IPOs और न्यू फ्लोट पे आ रहा है। मतलब आपके प्राइवेट इक्विटी बेच रहा है या प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, या IPO में जो नई इक्विटी आ रहा है उस पे जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट में उतना नहीं है, वहाँ पर बिकवाली हो रही है। वैल्यूएशन अभी भी रिच है, बट ये एक चीज़ कहता है कि एक साल पहले भी वैल्यूएशन रिच थे, और उस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि अरे ज़्यादा महंगा है इसलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर एक साल में DIs जो इतने हर महीने $4 बिलियन का DI फ्लोस आ रहा है इस मार्केट में, उसकी वजह से जो मार्केट होल्ड कर रहा है और थोड़ा सा जो वैल्यूएशन होल्ड अप कर रहा है।
एफआईएस को अब लगने लगा कि नहीं, ये वैल्यूएशन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ मार्केट है, अर्निंग्स ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, और एक तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत कम है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर इन करेंगी आगे जाके, और ग्लोबल फंड्स जो हैं वो अब इंडिया को अलोकेट करने लगेंगे। पहले क्या था, सिर्फ इमर्जिंग मार्केट फंड्स करते थे, हाँ जी। और ग्लोबल फंड्स जो थे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को करते थे। अब देखने को मिलेगा कि थोड़े बहुत फ्लोज इंडियन मार्केट में आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। एब्सोल्युटली। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार को लेकर और साथ ही अक्रॉस द ग्लोब सेटअप को लेकर एडिटर्स टेक के जरिए सारी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए, अब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है भारतीय बाजार के लिए। विदेशी बाजार से संकेत कैसे हैं, फेड अनाउंसमेंट के बाद टेक्स कैसे आते दिख रहे हैं, और स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए आपकी। अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि ट्रेडिंग आइडियाज़ आज बाजार खुलने के साथ साथ फोकस कहाँ पर रखेंगे आप, और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, साथ ही इंडेक्स पर किस तरह की रणनीति बन रही है। हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल एक एक कर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ कुणाल परार और रत्नेश गोयल अब शामिल हो चुके हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। वेल स्टार्ट विथ यू कुणाल, बताएं आज के लिए। कल का सत्र तो काफी अच्छा था भारतीय बाजार के लिए, ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से संकेत बेहतर हैं। आज सेंटिमेंट्स कैसे हैं, स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे मार्केट्स को आप? वेल, गुड मॉर्निंग एंड बट ऑब्वियसली कल का दिन बहुत ही बढ़िया दिन था। कल अच्छी खासी मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिली है। निफ्टी ने ऊपरी लेवल पे 25,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे दिया है। नाउ यहाँ से मार्च टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 25,600 हमें देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही बढ़िया रैली निफ्टी ने हमें पिछले हफ्ते और ये हफ्ते में दिखाई है। एंड फिलहाल जो टैरिफ वॉर को लेकर जो अनसर्टेनिटी आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांत हुई हमें देखने को मिल रही है। इवन यूएस की जो डेलीगेशन है वो भी इंडिया में है। दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट द टैरिफ के कहाँ तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर ये पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी 26,000 एंड इवन नया हाई भी बना सकती है। तो जो व्यू बन रहा है फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, अगर ऑलरेडी पोजीशन बनाई है निफ्टी में तो होल्ड करके चलने की सलाह है, लेकिन अगर बनानी है तो थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। क्योंकि फिलहाल निफ्टी ने जो वन वे रैली हमें दिखाई है, निफ्टी में हमें जो मोमेंटम देखने को मिली है, उसके बेस पे फिलहाल नियर लेवल पे कोई भी ऐसा एसएल नहीं होगा जो नई पोजीशन बनाने के लिए प्रॉपर होगा। सो अगर कोई करेक्शन आता है तो करेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन अगर करेक्शन आते हैं अप टू द लेवल ऑफ 25,150 तो फिर वहां पे हमें पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी विद द एसएल ऑफ 25,000। हालांकि प्रेजेंट लेवल पे आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को कैरी करके चल सकते हो 25,600, अगर वो ब्रेक होता है तो 26,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये राय इंडिसेस पर इस वक्त हमें मिलती हुई, लेकिन अब बाजार खुलने से पहले ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं और दोनों एक्सपर्ट से समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए कहां पर बन रहे हैं। रत्नेश, गुड मॉर्निंग टू यू। शुरुआत आपसे अब करना चाहूंगी, बताइए स्टॉक वाइज आज कौन से थीम्स एंड स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी एंड कविता सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। दो स्टॉक्स बाइंग के लिए रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग सेक्टर में काफी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसबीआई का जो लीड कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, उसमें काफी एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट उसने कंसोलिडेशन दिया 200 मूविंग एवरेज के आसपास में। कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये तेजी मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू रह सकती है। 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 875 और 885 दो टारगेट यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा ऑटो सेक्टर से मुझे ऐसा दिखता है कि जो अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, जीएसटी के कट के बाद में थोड़ी सी डिमांड भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म जो कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है हुंडई में काफी एक अच्छा कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जो तेजी है ये कंटिन्यू रह सकती है। 2620 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के 2700-2720 ये दो टारगेट यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, हुंडई पे जो है खरीदारी की राय है। एसबीआई पीएसयू फेवरेट है टेक्निकल एनालिस्ट का, ये भी रत्नेश ने पिक किया है। दोनों ही अच्छे कंपनीज हैं और यहाँ पे देखें तो हुंडई की एक अच्छी न्यूज़ फ्लो भी है जो हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। कुणाल, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? कॉल है
सबसे पहला जो कॉल है वो पीईएल है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें कल के दिन में देखने को मिली है। ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। स्टॉक उसके 100 डेज एमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे पीईएल पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1125 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलने के टारगेट की बात कर लेते हैं। 1197 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का हाई है। 1197 अगर ब्रेक होता है तो फिर 1248 के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो टाटा कंज्यूमर है। कल के दिन में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में ये काउंटर्स बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1108 का ऐसा रहेगा। टारगेट की बात करते हैं 1160 का पहला टारगेट एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 1195 के भी टारगेट हमें टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइज में खरीदारी की राय आ रही है कुणाल की तरफ से, और देखा जाए जो एनबीएफसीज में जिस तरह मोमेंटम आ रहा है और इनका ऑफ कोर्स देखें तो होलसेल बुक से जो है रिटेल की तरफ जा रहे हैं, वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, तो आप देख सकते हैं पिरामल एंटरप्राइज में जो है अच्छी अपमूव्स देखने मिल सकती है आगे जाते हुए। और ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर कल का आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी इंडेक्स में था, जहां पे एक सॉलिड मूव देखने मिली थी। लेकिन खबरों वाले शेयर्स थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे। रत्नेश, में डिक्सन टेक पे जो है आपकी राय लेना चाहता हूँ। देखिए पोजिशनली तो यहाँ पे अच्छे व्यूज़ आए थे और थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक गया था, लेकिन यहाँ पे 51% स्टेक की एक्विजिशन आ रही है कुंशान क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। 553 करोड़ का ये एक्विजिशन है और कैमरा फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स इसमें आने वाले हैं। ये थोड़ी सी हाई मार्जिन रहती है अपार्ट फ्रॉम असेंबलिंग की काम जो ऑलरेडी कर रहे थे। एक हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ एक इन्वेस्टमेंट आया, बट डिक्सन टेक का साइज इतना बड़ा हो गया कि ये छोटा लग रहा है अमाउंट। ज़रा बताएं डिक्सन टेक चार्ट्स में कैसे लग रहे हैं, पोजिशनल हो या इंट्राडे बेसिस, दोनों ही देख ले कैसे लग रहे हैं चार्ट्स। रत्नेश, डिक्सन देखिए शरद जी, तो काफी नीचे से रिकमेंडेशन जरूर आपके चैनल पे मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ और उसमें भी तेजी का अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है। एक थोड़ा सा सप्लाई जोन अपना, जब भी जो स्टॉक का एक करेक्शन के बाद में जब आगे बढ़ता है तेजी आती है तो जो ऑल टाइम हाई के आसपास में आता है तो वहाँ पे जरूर हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी अभी भी खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। अगर ये कभी भी 17,900 के आसपास या 17,850 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी का मौका मिलेगा। मुझे अभी भी टारगेट इसके 18,500 फिर 18,800 तक के इंटेक्ट दिखाई देते हैं। डिक्सन टेक पे जो है राय आ रही है रत्नेश की, लगभग कह सकते हैं 18,000 के ऊपर जो है स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुणाल, एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड जो है मेरे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, ये आपके दोनों ही मुथूट और मन्नपुरम फाइनेंस दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। दोनों में देखें तो गोल्ड लोन्स का डिमांड और जो गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली चल रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी अपमूव दिए थे। कल की फेड की जो एफएमसी मीट में जो है अनाउंसमेंट आ गया, पाइवट लेकिन उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। गोल्ड में ऑफकोर्स मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड है, टेक्निकल एनालिस्ट हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी कर लेनी चाहिए गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में। कुणाल, मुथूट मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस की बात करें 292 के अराउंड है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह अभी फिलहाल नहीं दूंगा। बहुत ही शानदार रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। नीचे 245 से लेके ऊपरी लेवल पे 300 तक के लेवल ये स्टॉक ने दिखाया, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर किसी ने मीडियम टर्म के लिए अगर खरीदारी करके रखी है तो मैं कहूंगा कि फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 320 जैसे ही ब्रेक होगा 340 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। हाँ, अगर किसी ने अगर 1-2 दिन के लिए लिया है तो मैं कहूंगा कि एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि लोअर लेवल पे ये स्टॉक 286 284 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और भी अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, स्टॉक यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन भी बना रहा है, जिसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सो अगर ट्रेडिंग के लिए यहाँ से लिया है, प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह है। मीडियम टर्म के लिए लिया है 320 340 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। मीडियम, बिल्कुल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? पोजीशन जो बनाई है मीडियम टर्म के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो हमारा 280 का एसएल रहेगा। 280 का जो है मन्नपुरम का जो है रहेगा स्टॉप लॉस, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स आप पोजिशनल है मीडियम टर्म पे तो आप बने रहें, अच्छे रैली आ सकती है, लेकिन 1 डे 2 डे की अगर ट्रेड है तब मुनाफा वसूली कर सकते। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पे आ गया 320 340, जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक्शन जो है सिर्फ खबरों वाले शेयर्स में नहीं है, एक्शन ब्रोकरेजेस में भी बहुत है। और अशेषा जो है एक एक करके हमें सारे डिटेल्ड ब्रोकरेज नोट्स बताएंगे। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताएं क्या ब्रोकरेजेस आज कह रहे हैं।
गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर से शुरुआत करते हैं और सन फार्मा पर रिपोर्ट आई है सिटी की। फार्मा सेक्टर से सन फार्मा अभी भी उनका टॉप पिक है। उन्होंने 2180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इनफैक्ट सिटी ने सन फार्मा को पैन एशिया फोकस लिस्ट में भी ऐड कर दिया है। उनका नज़रिया इस फार्मा कंपनी पर काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि सन फार्मा का जो इनोवेशन बिजनेस है, जहां से $3 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिलता है, करीब 31% ऑफ टोटल सेल्स, ये बढ़कर 20% तक बढ़ता हुआ 31% तक बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जो अभी 20% के आसपास है। तो इनोवेशन बिजनेस पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव, जिसके चलते उन्होंने रीइटरेट किया है। टॉप पिक है उनका ये सेक्टर से और 2180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने सन फार्मा पर रखा है। इसके अलावा बात करते हैं ऑटो सेक्टर से संवर्धना मदरसन की। सिटी ने बिकवाली की राय अभी भी बरकरार रखी है। 85 का पहले लक्ष्य था, उसे अब घटाकर 75 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि कैपेक्स और डेट के चलते कंपनी के अर्निंग्स में कमजोरी नजर आ सकती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा, जिसके चलते नतीजों पर इम्पैक्ट अगले कुछ क्वार्टर्स तक नजर आ सकता है। मार्जिन्स में भी डाउनवर्ड प्रेशर दिखेगा। यूरोप और हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑर्डर्स के चलते मार्जिन्स कमजोर रहे हैं और मार्जिन्स पर कमजोरी अगले कुछ क्वार्टर्स तक भी नजर आ सकती है। तो संवर्धना मदरसन पर सिटी ने अभी भी बिकवाली की राय रखी है और 75 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य इस कंपनी पर दिया है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर नुवामा की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि बेंगलुरु चेन्नई हाउसिंग मार्केट में ग्रोथ दिखा है, लेकिन फिर भी हैदराबाद मार्केट में अभी भी कमजोरी नजर आ रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर उन्होंने खरीदारी की राय 2009 का लक्ष्य और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर 1437 का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि एमएमआर मार्केट अभी भी मिड साइकिल स्टेज में है और पुणे में ग्रोथ फटीग नजर आ रहा है। और लास्ट में इंडसइंड बैंक पर एंटीक की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। होल्ड की रेटिंग और टारगेट प्राइस घटाकर 820 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि नेट एनपीए रेशियो नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके चलते FY26 के अर्निंग्स पर इम्पैक्ट दिखेगा। तो एंटीक की रिपोर्ट, इंडसइंड बैंक पर होल्ड की रेटिंग और 820 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। थैंक यू आशीषा, आपने जो है पॉइंट आउट किया अहम ब्रोकिंग रिपोर्ट्स, और देखा जाए तो मिले जुले रिएक्शंस जो है दिखने मिल रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस से। कुछ ऐसा कोई बड़ा अपग्रेड तो नहीं आया, लेकिन चलिए इस पे भी हम सब नज़र जो है बना के रखने वाले हैं। बहुत सारे ऑर्डर फ्लोज देख रहे हैं हमें रेलवेज़ और डिफेंस स्पेस में। पिछले 3 से 4 दिन में हमने देखा भी था कि जो है रेलवेज़ और डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ रही है। 2 न्यूज़ फ्लोज आए हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक रत्नेश से पूछूंगा, दूसरा कुणाल से पूछूंगा। रत्नेश, सबसे पहले आपसे मैं कोचिन शिपयार्ड पे जो है राय लेना चाहता हूँ। ONGC के साथ एक और करार आया है, रिपेयरिंग का है, 200 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला है। शिपिंग एज अ स्पेस में भी जो है बहुत जो है चेंजेस आ रहे हैं। शिप बिल्डिंग डिफेंस का एक एंगल है और एक होता है शिपिंग का, जहाँ पे हमने आपको बताया भी था एक्सक्लूसिवली ET 9 स्वदेश में कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 22 मंथ हाई लेवल्स पे, लेजिस्लेशंस भी चेंज हो रहे हैं। ज़रा टेक्निकली जो है कोचिन शिपयार्ड पे एक बार नज़र डालते हैं रत्नेश। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल है, पोजिशनल, या आप कहेंगे 1 या 2 दिन का ट्रेड रहेगा? नहीं, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल है। काफी अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिला है। कंसोलिडेशन अपने की एवरेजेस के बाद में देखने को मिला। अब स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अभी कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन कोई ट्रेड लेना चाहता है तो यहाँ पे भी अभी 1800 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बड़े टारगेट यहाँ पे 1980 से लेकर 2050 से कुछ टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से बिल्कुल एक बाय अभी भी कोचिन शिपयार्ड हो सकता है। की राय आ रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार रत्नेश जी रिवाइज करा दे, टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस 1800 रुपये का मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है। 1800 का ऊपर में 1980 से 2050 तक के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, तो 2050 तक के टारगेट जो है आपको देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स में भी जो है खरीदारी देखने मिली, और एकमात्र काउंटर रेलटेल, बार बार इन्हें अवार्ड मिले जा रहा है। अराउंड 2 या 3 दिन पहले 700 करोड़ का ऑर्डर बिहार गवर्नमेंट से आया है, एक और 106 करोड़ रुपए का ऑर्डर बिहार एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल से आया है। 3 दिन से लगभग 800-900 करोड़ का ऑर्डर सिर्फ बिहार से ही आ गया है रेलटेल का। एक बार रेलटेल की चार्ट चेक लेना चाहूँगा मैं कुणाल। यहाँ पे लगता है कि गाड़ी में और भी दम है स्टॉक में चलने में, कि कोई स्टेशन में रुक के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें अब?
वेल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया था 367 के लेवल पे, एंड वहां से वन वे रैली में स्टॉक ने हमें 412 तक के भी लेवल दिखाए हैं। नाउ थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह है। मैं यहाँ पे एक्सिस्टिंग पोजीशन को विथ स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। 393 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। मुझे लगा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है। एक्सिस्टिंग पोजीशन अगर हमने लोअर लेवल पे बनाई है तो अगर 393 ब्रेक होता है तो फिर बैक टू होम में 360 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कल की जो मोमेंटम है उसके पहले दिन की जो मोमेंटम है आज आई थिंक 3-4 दिन स्टॉक इसी रेंज में रह सकता है। फिर ब्रेकआउट देके स्टॉक प्री लेवल में वापस 440 तक के लेवल दिखा सकता है। सो जो एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 393 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। नई पोजीशन यहाँ पे फिलहाल बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो नए पोजीशन ना बनाएं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लेके जो है आप ट्रेल करें। रत्नेश, आईटी सेक्टर पे बहुत बातचीत हो रही है। दो दिन से हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग का जो है पूरा अच्छा सेटअप देखने मिल रहा है। कल के सेशन में अच्छी मोमेंटम आई और उसके एक दिन पहले भी देखे तो लास्ट 1 आवर ट्रेड में निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक अच्छा जंप आया और देखे तो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। अब इसका एक कारण एक और है, फेड की तो मीटिंग थी लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वो 97 के जो है नीचे आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के लो पे है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। एंड ऑफ कोर्स जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस था वो कम हुए तो यूएस में जो क्लाइंट बजट्स है वहाँ पे क्लैरिटी आती है, तो हम एज अ सर्विस बेस्ड एक्सपोर्टर्स होते हैं तो हमें बेनिफिट आता है और आईटी को भी जो है अपमूव देखने मिलता है। यहाँ पे लगता है ये आईटी अपमूव जो है और कंटिन्यू कर सकता है, और अगर करता है तो क्या आप मिड कैप या लार्ज प्लेयर्स दोनों में से कौन से में से एक पिक्स लेंगे? रत्नेश बताएं। बिल्कुल आईटी सेक्टर में काफी अच्छा एक लंबे कंसोलिडेशन, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पे एक तेजी या थोड़ा सा कह सकते हैं एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल भी आप देखेंगे, कल के सत्र में मेरे ख्याल से विप्रो एडीआर और दूसरे एडीआर में काफी एक अच्छी तेजी हमको दिखाई दी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है पूरा आईटी में कोफोज के साथ मिड कैप आईटी में ही जाना चाहेंगे तो उसी में एक अच्छा बेट यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में मुझे ऐसा लगता है कहीं थोड़ा बहुत 1780 1770 के आसपास में मिलता है तो 1750 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के एक जो तेजी करी जा सकती है वो 1850 तक के लिए कोफोर्ज में तेजी करी जा सकती है। इस मिड कैप स्पेस में आपकी पिक है कोफोर्ज, राइट? एक बार टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस फिर से रिवाइज करा दीजिए रत्नेश जी। बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा डीप में कोफोर्ज को खरीदना चाहिए 1780 से 1770 के आसपास में 1750 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट बन सकता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो टारगेट मेरा बनेगा वो 1820 और 1850। इस जी की जो आईटी सेक्टर की जो पिक है वो आप सामने आ गए कोफोर्ज, इस पे जो है नज़र रखिएगा मिड कैप स्पेस से। कल हमने परसिस्टेंट सिस्टम में भी जो है ज़ोरदार तेज़ी देखने मिली थी। आप देखें तो आईटी पैक में सबसे ज़्यादा जो है अप मूव देखने मिला था। एक बार परसिस्टेंट सिस्टम का भी चार्ट डायरेक्टर साहब दिखा दें। आप यहाँ पे देखें परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस स्टॉक को एक बार लेके आइए स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा कि क्या शानदार मोमेंटम जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी। और देखिए थोड़ी सी गिरावट भी आई थी एट द एंड में। बजाज फिनसर्व पे जो है मेरी राय कुणाल आपसे लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस का जो है ट्विन है, कैचअप भी देखने मिला, थोड़ी सी मुनाफा वसूली काउंटर में आई, लेकिन पोजिशनली क्या सेटअप लग रहा है? इन्होंने हाल ही में 2029 के टारगेट्स भी निकाले हैं, तो ज़रा बताएं कुणाल, बजाज फिनसर्व पे आपकी क्या राय रहेगी? पोजिशनली कॉल देखें। बजाज फिनसर्व की बात करें, कल के दिन में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है। नाउ करेक्शन बैक बाय शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन था जो काउंटर ने डे बिफोर यस्टरडे बनाया था। सो व्यू यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड का रहेगा। मुझे लग रहा है कि काउंटर हमें 2020 तक के लेवल दिखा सकता है जहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है काउंटर में। तो अगर 2020 आता है तो वहां पे एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह है। फिलहाल अवॉइड करें, और अगर आपने ऊपरी लेवल पे शॉर्ट किया है तो आप उसको कैरी कर सकते हो 2020 2030 के टारगेट के लिए। नई पोजीशन हम जो बनाएंगे वो 2020 के अराउंड ही बनाएंगे। 2020 पे जो है आप नए पोजीशंस बनाएंगे, थोड़ा वेट कर ले इस काउंटर पे। डेज लो पे बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे बजाज फिनसर्व। रत्नेश, मैरिको पे एक नेगेटिव खबर है। कंपनी ने कहा कि जो ऑफिशियल्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में विजिट किया और प्रोसीडिंग्स अंडरवे है। जब भी ऐसे जो है न्यूज़ फ्लोज आते हैं, हमने हीरो में देखा, पॉलीकैब में देखा, कभी कभी जो है गिरावट ज़्यादा हो जाती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़े मार्केट में न्यूज़ आ गई थी तो रिएक्शन दिखने मिल गया था और अब कंपनी ने बता भी दिया है। अगर एडवर्स रिएक्शन आता है आज ओपनिंग सेशन में तो क्या रत्नेश बाय द डिप होनी चाहिए?
मैरिको के लिए? बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, चाहे पॉलीकैब का आपने ज़िक्र करा, दूसरे स्टॉक का, कोई अच्छी कंपनी फंडामेंटल बैक रहती है, तो उसमें वापस से हमको वही हाई आते हुए दिखाई देता है, तो एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनती है खरीदारी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट आज के सत्र में वापस से आता है और तो काफ़ी अच्छे का जो लेवल जो मैं देख रहा हूँ 680 ₹660 अगर ये लेवल तक मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़रूर एक थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म या मिड टर्म ट्रेडर को यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठेगा। और मेरिको में आप देखें कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं, इसने आउट परफॉर्म भी करा है बाजार के साथ में। तो 680 660 ये कुछ लेवल के आसपास में आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी मेरे हिसाब से करना चाहिए। ये होल्डिंग के पर्पज से रहेगा, हो सकता है इंट्राडे में बाउंस बैक नहीं देखने को मिले, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह रहेगी ₹630 की। और वापिस से इसमें फिर थोड़ा-सा टाइम देंगे तो इस स्टॉक में वापिस 723 740 के टारगेट हमको आते दिखेंगे। बिल्कुल, ये टेक मैरिको पर नजर रखनी होगी। कल करीब 1.5% की गिरावट हमने देखी और आज के सत्र में भी ये न्यूज़ फ्लो है। हो सकता है कि कंसर्न इसका स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता दिखे। 711 712 के स्तर है। लेकिन कुणाल, यस बैंक पर और बंधन बैंक पर आपसे टेक्स जानना चाहेंगे। बंधन बैंक ने SMBC को यस बैंक के 15 करोड़ 39 लाख शेयर्स बेचे हैं करीब ₹21.50 के दाम पर। यस बैंक में जो बैंक स्टेक सेल की खबरें लगातार आ रही हैं, वो वक्त वक्त पर हम पहुंचा भी रहे हैं, हमारे व्यूअर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी बता रहे हैं। और इसी कड़ी में एक नया डेवलपमेंट इस वक्त आता हुआ दिखा है। कल ₹21.15 पर यस बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मजबूती, डाउनसाइड या कह सकते हैं एक रेंज में कामकाज के बाद इन दिनों ये स्टॉक जो है थोड़ा मूव अप होता दिखा है। अगर किन्हीं की पोजीशंस हैं जो फंसे हैं, उनके लिए राय क्या होगी? यस बैंक एंड ऑफ कोर्स बिकॉज बंधन बैंक से जुड़ा ये मामला है, बंधन बैंक पर भी एक राय दीजिएगा। यस बैंक की बात करें 2115 के अराउंड है। ऑलरेडी काउंटर ने ब्रेकआउट दे दिया है। ₹20.60 के अराउंड लगातार काउंटर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके ऊपर पिछले एक हफ्ते से स्टॉक सस्टेन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मोमेंटम हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे 2222 जैसे ही ब्रेक होता है ₹23.40 तक के भी लेवल हमें दिखा सकते हैं, यानी कि अल्टीमेट जो 24 का टारगेट है वो भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो जो खरीदारी करके रखिए, उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। और अगर नई खरीदारी करनी है तो ₹20 के एसएल के साथ नई खरीदारी करके हम जा सकते हैं। और सामने अगर मैं बंधन बैंक की बात करूं तो बंधन बैंक फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है 164 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। कल के दिन में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। डे बिफोर यस्टरडे काउंटर ने एक माइनर हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 159 का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। नई खरीदारी आज के दिन करके जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 169 का पहला टारगेट है। 169 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 176 तक के भी टारगेट है स्टॉक दिखा सकता है। सो बंधन बैंक भी यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह है 159 का एक एसएल मेंटेन करके। चलिए, खरीदारी के मौके और काफी हद तक लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यस बैंक में हम एक मोमेंटम देख रहे हैं। यहाँ से 24 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। पोजीशंस हैं 24 तक के लेवल्स तक एक बार वॉच आउट किया जा सकता है स्टॉक को, और उसके बाद रिविजिट भी किया जा सकता है। बंधन बैंक में भी कुणाल की तरफ से जो टारगेट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कल के सत्र में हमने मूवमेंट देखी थी, आज न्यूज़ फ्लो है। 176 तक के लेवल्स फर्दर नजर आ सकते हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर की चाल और ऑटो एंसिलरीज, इनफैक्ट ऑटो सेक्टर इन पर्टिकुलर, रत्नेश आपसे टेक जानना चाहेंगे। देखिए, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद ये स्पेस में काफ़ी हद तक मूव था। कंजम्पशन की जहां जहां बात चली वहां ऑटो की भी बात हमने करी, बिकॉज फेस्टिवल डिमांड में भी एज अ कंजम्पशन बेट ऑटो सेक्टर है जहां पर फोकस रहेगा, जो कि दिखना शुरू भी हो चुका है। यहाँ से आगे फिर नवरात्रि, दिवाली, वेडिंग सीजन, ये सारे फेस्टिवल डिमांड्स में एफएमसीजी एंड ऑटो जो है वो फोकस में रहेंगे ज़रूर। कल निफ्टी ऑटो इंडेक्स में मजबूती थी। कौन से स्टॉक्स हैं इस सेक्टर से जुड़े जो कि अब भी आपको अट्रैक्टिव नजर आते हैं? चल गए हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं। बिल्कुल मानसी, मॉर्निंग पिक भी मेरा एक हुंडई था ऑटो सेक्टर से, तो उस पर बिल्कुल नजर रखी जा सकती है। उसके बाद में एक बजाज ऑटो में मैं कंटिन्यू रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो बजाज ऑटो में एक ऐसा लगता है कि इसमें तेजी यहाँ पे बन सकती है। बजाज ऑटो में अभी भी एक मोमेंटम काफी अच्छा एक करेक्शन हो चुका है तेजी के बाद में, तो मैं कॉल देना चाहूंगा 8900 रुपीज का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में जो टारगेट बनते हो 9400 और 9800, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लिहाज से बजाज ऑटो में एक अच्छी यहाँ पे मेरे को तेजी दिखाई देती है हुंडई के साथ में। ठीक है, तो चलिए, ऑटो सेक्टर पर तो पॉजिटिव कन्विक्शन बन ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें
संवर्धना मदरसन, इस स्टॉक में अच्छे एक्शन, अच्छे मूव्स हम देख रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट डाउनसाइड की आती दिखी है। फिलहाल सिटी की रिपोर्ट की अगर माने तो सेल कॉल जो इनकी थी मेंटेन करने की राय है। टारगेट प्राइस इन्होंने घटाए हैं, 85 से 75 कर दिए हैं। इसके पीछे की रैशनल भी बता रहे हैं, केपिक्स और डेट बर्डन जो है वो आगे भी डाउनवर्ड प्रेशर डाल सकता है इस कंपनी को, और यही रैशनल के चलते डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा नज़र आता है। क्या आपकी भी टेक्निकल राय ऐसी कुछ रहेगी? पिछले दिनों हमने सामिल में काफ़ी अच्छा एक्शन देखा है। वेल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें संवर्धन मदरसा सुमी में देखने को मिला है। 109 के अराउंड काउंटर ट्रेड कर रहा है, और जो इंटरमीडिएट टॉप था 107 यानी 108 उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। सो टेक्निकली फिलहाल मेरा जो व्यू है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड का है, जब तक स्टॉक 107 के नीचे क्लोज नहीं देता है। अगर 107 के नीचे क्लोज देता है तो लाइकली चांसेस है 96 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो यहाँ पे व्यू बनेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है तो एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 107। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि वन वे रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है 95 से लेके ऊपरी लेवल पे 111। सो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करके रखिए 107 के एसएल के साथ। अगर स्टॉक 107 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर लाइकली चांसेस 115 से लेके 120 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सो 107 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 107 के लेवल्स बन सकते हैं। नई पोजीशन के लिए वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस 120 तक के लेवल्स एंटिसिपेट करके जरूर चल सकते हैं। इस बीच विप्रो पर एजेंसीज के हवाले से एक ब्रेकिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे ब्लॉक्स की खबर, और विप्रो का स्टॉक प्राइस। और इनफैक्ट रत्नेश, अगर कल देखें हम, दो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा चल रहे थे, सरकारी बैंक के साथ साथ आईटी सेक्टर में भी काफी मजबूती थी। इन पर्टिकुलर लार्जर आईटी प्लेस की अगर बात करें, या फिर इवन छोटी मझोली आईटी स्टॉक्स, वहां पर भी तेजी का मोमेंटम जारी रहा। लाइक्स ऑफ साइंट, जेंजा टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप में भी काफी चल रहे थे। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में भी मूव्स थे। एजेंसी के हवाले से इनफैक्ट विप्रो पर एक टेक आपसे हम लेना चाहेंगे, बिकॉज ब्लॉक्स की खबर और आई थिंक आईटी सेक्टर से रिलेटेड आपके भी ट्रेडिंग आइडियाज थे। बिल्कुल मानसी, अभी जो डिस्कस करा था उसमें कोकोज मैंने मिड कैप आईटी में से पिक दिया था, क्योंकि अभी जो लार्ज कैप आईटी है उनमें अभी एकदम से पूरा रिवर्सल चार्ट में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से मैंने कहा था कि कल के सत्र में अमेरिका में थोड़ा सा एडीआर वगैरह काफी थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिली थी विप्रो और दूसरे आईटी सेक्टर्स में, तो उस कारण से थोड़ा सा एक मोमेंटम हो सकता है आज के सत्र में हमको इंडियन मार्केट में देखने को मिले, जो कि माफ कीजिएगा 260 रुपए तक के लिए ऊपर जो लेके जा सकता है। 260 पे एक सप्लाई, उसके बाद में फिर निकलता है तो 265 270 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। 270 रुपए बिल्कुल सप्लाई आएगा, क्योंकि वहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लाइन का एक रेजिस्टेंस बिल्कुल विप्रो में मिलेगा, तो वहाँ तक एक बार टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी यहाँ पे 245 रुपए की। खुलने के साथ विप्रो के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस रहेगा जरूर, और आईटी सेक्टर पर हमारे एक्सपर्ट के टेक आप इस वक्त सुन रहे हैं। लेकिन चलिए, इस वक्त ऑल पॉजिटिव्स के साथ गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन, फ्यूचर्स में भी मजबूती, विदेशी बाजार की चाल भी बेहतर। मार्केट्स लाइव की शुरुआत करने वाले हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे। आ रहे स्टेटमेंट्स वो देखें, लगभग 25,500 के ऊपर देखने मिल रही है, और जो रिएक्शन है वो ऑफकोर्स आ रहा है फेड के एफएमसी बैठक में जो अनाउंसमेंट आया, लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स का देखने मिला था। इसके कारण ऑफकोर्स जो डॉलर इंडेक्स है वो 97 लेवल्स के नीचे आ गया है, और वो बहुत पॉजिटिव रहता है इमर्जिंग मार्केट्स को लेके। तो ऑफकोर्स इसमें जो है हम देखेंगे किस तरह जो है आपको मोमेंटम बाजार में देखने मिलेगा। और याद रखिए, एफआईज ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस साल फ्लोज में भारत का, तो अब लगता है कि जिस तरह रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा, या आप देखेंगे वहाँ पे अप मूव्स आएगा, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने मिल सकती है। बाजार देखें तो चाल में 8 से 9 सेशन में अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, और अब जो है जो स्क्रीन पे आपको ये आंकड़ा देखने मिल रहा है, यहाँ पे जो सेटलमेंट हो रहा है, तो ये क्लियर जो नंबर्स है आपको 5 से 6 मिनट में देखने लगेंगे। बट नेट ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। यूएस फ्यूचर्स में भी जो अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। हालांकि न्यूज़ फ्लोज अब थोड़े कम हो गए हैं। ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर जो था आपका फेड के एफएमसी बैठक के जो है रिजल्ट्स के ऊपर था। लेकिन 2-3 और सेंट्रल बैंक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। यूके का, जापान के, इन सेंट्रल बैंक्स के भी जो अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं।
तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। बट नेट हम कहेंगे कि जो मोमेंटम है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट, वो शायद बरकरार रहेगा और तो उस पर जो है हमारी नज़र रहने वाली है। अर्निंग सीज़न में भी जो है आप मान के चलिए कि अभी 3 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन बाज़ार इंपॉर्टेंट लेवल्स को अभी जो है रेस्पेक्ट कर रहा है। रत्नेश जी, एक बार आपसे जो है स्टार्टिंग पे जो है आपसे एक राय लेना चाहेंगे। अभी जिस तरह जो है हमें देख रहे हैं मार्केट प्री ओपन में जो है ओवरऑल नंबर सेट हो रहे हैं, एक बार बताएं रत्नेश जी, बाज़ार का सेटअप कैसे लग रहा है? अभी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है? बिल्कुल, थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद में ऐसा लगता है शरद जी कि थोड़ा सा अगर 25,500 25,600 एक सप्लाई जोन रहेगा, तो अगर हम थोड़ा सा कहीं उसके आसपास में जाते तो वहाँ पे एक थोड़ा सा जरूर मुनाफा वसूली देखने को मिलती। बट ओवरऑल बाजार का सेटअप तो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे अगर वापस से कहीं थोड़ा बहुत ऊपर इस तरह से वापस से अगर थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती है 25,300 25,200, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वापस से खरीदारी का अच्छा मौका मिलेगा। कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे फेवर में बैठेगा, तो वहाँ पे 25,100 का एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले दिनों में जो टारगेट दिखाई देते हैं मुझे, वो 25,700 से 25,800 तक के दिखाई देते हैं। तो एक नीचे में वापस से खरीदारी का एक अच्छा मौका बनना चाहिए। पे खरीदारी की मौका यानी कि बाय द डिप, इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी निफ्टी की। कुणाल, एक बार निफ्टी बैंक पे भी एक बार चार्ट ले लेते हैं। कल हमने देखा कि थोड़ी सी सपोर्ट जो है पीएसयू खेमे से अच्छे से आई थी, और पीएसयू बैंक के अलावा जो है ऑफकोर्स बात करें तो प्राइवेट बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। थोड़ा सा सेटअप निफ्टी बैंक का अच्छा लग रहा है। ज़रा कुणाल बताएं यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए? अनम्यूट कर ले कुणाल। बोलिए। वेल, निफ्टी बैंक की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। लगातार 5 दिन से एक विनिंग स्ट्रिक के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड हो रही है। 55,490 के अराउंड का क्लोजिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे फिलहाल एक करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि लगातार 5 दिन से एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी ने दिखाई है। एंड ऊपरी लेवल पे अभी देखने जाए तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है 55,560 के लेवल पे। सो अगर ये ब्रेक होता है तो नो डाउट अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है ऊपरी लेवल पे वापस 56,200 तक की। लेकिन जिस हिसाब से रेजिस्टेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि माइनर सा रेजिस्टेंस फेस होकर निफ्टी हमें यहाँ पे एक करेक्शन दिखा सकती है। बैंक निफ्टी 55,100 55,200 तक के लेवल पे। तो फिलहाल जो व्यू है वो साइडवेज का है। एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए अप टू द लेवल ऑफ 55,200 55,100 तक का। तो चलिए, ये एक राय। इस बीच करेंसी की ओपनिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 15 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया इस वक्त खुलता हुआ 87 रुपए और 82 पैसे के मुकाबले 87 रुपए और 97 पैसे पर 8797 पर ये खुलता हुआ दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की कमजोरी नजर आई है। लेकिन हिंडाल्को को एक बार पुलअप करना चाहिए। हिंडाल्को के लिए एक खबर, एक कंसर्न आती हुई दिखी है। एक्सीडेंट की खबर, इनके न्यूयॉर्क के नोवेलिस प्लांट में आग लगने की घटना। ये खबर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर। और आग लगने के ऐसे कंपनी को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह, इसके पीछे के कारण की जांच चल रही है और प्लांट में फिलहाल प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। हिंडाल्को के लिए ये बड़ी खबर इस वक्त। कंपनी के नोवेलिस प्लांट में फायर यानी कि आग लगने की, फायर एक्सीडेंट की खबर आती हुई दिखी है। एक टेक हिंडाल्को पर भी जानना चाहेंगे। 0.5% डाउन ट्रेंड्स हमने देखे थे कल के सत्र में। रत्नेश नजर आए थे 746 के स्तर पर। हमने देखा कल इनफैक्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। टेक्निकली हिंडाल्को के चार्ट्स पर क्या राय होगी? वो चार्ट देखे मानते अभी थोड़ा सा काफी अच्छा रनअप देखने को मिला। एक सप्लाई जोन अपने ऑल टाइम हाई, जैसे मैंने पहले भी जिक्र कहा कि जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में तो थोड़ा सा सप्लाई वहाँ पे देखने को मिलता है। किसी तरह की कुछ बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखाई देती। यहाँ पे एक 730 रुपए काफी अच्छा एक सपोर्ट है। वहाँ पे आता है खरीदारी मेरे हिसाब से बन जाएगी। वापिस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर बैठेगा। 715 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर वापिस टारगेट 760 770 तक आ जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है गिरावट में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो टेक्निकली तो ये राय इस वक्त बनती हुई कन्वेक्शन है। और देखेंगे बाजार खुलने के साथ साथ न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट आता है या नहीं, इस स्टॉक पर नजर रखी जाएगी। लेकिन कुणाल, सरकारी बैंक का खेमा काफ़ी अच्छा रिस्पांस कल दिखा रहा था। उस पीएसयू बैंक स्पेस पर अब यहाँ से फोकस भी होना चाहिए। कई सारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स की भी अगर बात करें तो सरकारी बैंक से ही जुड़े हुए थे। अगर इस स्पेस को स्ट्रैटेजाइज करना है और इस स्पेस से जुड़े स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, तो इस वक्त कौन से बेट्स आपको अट्रैक्टिव नजर आते हैं?
वेल डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें सरकारी बैंकों में देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में सरकारी बैंकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। अगर मैं कल के दिन की भी बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 2-2.5% का हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है थ्रू आउट द पीएसयू बैंक। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर बैंक को फोकस करके चलने की सलाह है तो मेरा मानना है कि पीएनबी के ऊपर यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिली है, जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक 115 तक के लेवल दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह। 108 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 115 का टारगेट है। 115 ब्रेक होता है तो भी अच्छी खासी रैली भी हमें पीएनबी में देखने को मिल सकती है। एंड दूसरे एक और स्टॉक है बट ऑब्वियसली एसबीआई के ऊपर भी फोकस करके चलने की सलाह है। कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम 857 तक के लेवल पे देखने को मिली है। स्टॉक ने जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर का हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 880 तक के लेवल ऐसा टारगेट हमें ये बैंक दिखा सकती है। अगर कोई भी माइनर सा करेक्शन आता है अप टू द लेवल ऑफ 850 तो वहां पे हमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 840 के एसएल के साथ। ओके, सरकारी बैंक पर ये एक स्ट्रैटेजी इस वक्त मिलती हुई। प्री ओपन लेवल्स ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजरें हैं। 5 दिनों से निफ्टी में तेजी का ट्रेंड जारी है। बैंक निफ्टी की तेजी पर भी हमारा फोकस है और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी इस वक्त हरे निशान के साथ बाजार खुलने के पूरे आसार। 25,300 के पार कल क्लोजिंग हमने देखी थी, वहां से आगे तेजी की तरफ बाजार चलेंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन चलिए 9 के नौरत्न की सूची भी अब जान लेते हैं। वो 9 स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में फोकस रेडार पर रहेंगे, शरद हमें बता रहे हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, डिक्सन टेक पे जो है सबसे पहले नज़र रखेंगे। 51% स्टेक जो है एक्वायर करने वाले हैं कुंशन क्यू टेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। टोटल डील 550 करोड़ का है और कंपनी कैमरा और फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स बनाती है मोबाइल सेट्स के लिए। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है और इनके जो एग्जिस्टिंग असेंबली मोबाइल फ़ोन के बिजनेस है उससे ज़्यादा ये मार्जिन का है, तो ये एक्रेटिव है डिक्सन टेक के लिए। बाइकॉन की बात करें तो उनकी आम बाइकॉन बायोलॉजिक्स जो है यूएसएफडीए द्वारा बुसायन और जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो मंजूरी आई है स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। इंडो सोलर पे भी नज़र रखिए। इनके प्रमोटर वारी एनर्जीज 15% स्टेक ओएफएस के जरिए बेचने वाले हैं। ये जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स जो सेबी का है उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए अनाउंस किए हैं। येस बैंक पे भी नज़र रखें। बंधन बैंक ने जो बिकवाली की स्टेक सेल एसएमबीसी को दिया और फेडरल बैंक ने भी जो है बिकवाली की येस बैंक के शेयर। तो धीरे धीरे करके जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी स्टेक को ऑफलोड कर रहे हैं और एसएमबीसी को जा रहा है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। स्टॉक जो है 21 रुपये के ऊपर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। बजाज फिनसर्व टारगेट दिया है 2029 के विजन डॉक्यूमेंट्स का और अब तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी जो टोटल इनकम है 20 से 22% बढ़ के 3 लाख करोड़ हो सकती है आने वाले सालों में। वही कोचिन शिपयार्ड पे बात करें तो ओएनजीसी के साथ एक बड़ा रिपेयर ऑर्डर आया 200 करोड़ का, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। रेलटेल 106 करोड़ का ऑर्डर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से दिखने मिला है। याद रखिए पिछले 3 से 4 दिन में लगभग 800 करोड़ के ऑर्डर बिहार से आ गए हैं सिर्फ रेलटेल को। तो आज भी जो है रेलटेल में अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है और हमने ऑलरेडी डिफेंस और रेलवे स्पेस पे अच्छी बाइंग देखी है। मैरिको की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो कंपनी के ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे जो है आए हैं और ओवरऑल कहेंगे कि यहाँ पे अभी भी जो है बातचीत चल रही है, प्रोसीडिंग्स अंडर वे है, बट कंपनी ने कहा कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा संवर्धन मदरसन। बिग बोल्ड ब्रोकरेज है हमारा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन सेल रखा है और टारगेट प्राइस जो है उसको चेंज कर दिया है 85 पे, पहले ये 75 रुपीज़ का था। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। लुटली शरद, शुक्रिया 9 के नौरत्न की लिस्ट में बताने के लिए। हमारी पैनल पर अब गौरव भी जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बाजार की तेज मजबूती के साथ शुरुआत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बस 6-6.25 मिनट बचे हैं मार्केट ओपन को लेकर। आप बताइए, 4 मिनट इनफैक्ट बचे हैं बाजार की शुरुआत को लेकर। बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसिंह। जो पहला शेयर मैंने आज चुना है वो कैपिटल मार्केट स्पेस का ही है। एमसीएक्स का शेयर में आज बाय की सलाह रहेगी। कल जिस तरीके का मोमेंटम हमने शेयर्स में देखा कैपिटल मार्केट शेयर में स्पेसिफिकली, वो काफी अच्छा मूव था ड्रिवन बाय एमसीएक्स इटसेल्फ। मैं भी आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कंटिन्यू करेगा। करंट मार्केट प्राइस जो कि अराउंड 7981 के करीब है, उस पर बाय की सलाह रहेगी। 7750 का स्टॉप और 8400 के करीब के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो दूसरा स्टॉक आज मैंने सुना है वो लिटिल बिट इन डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी का नाम है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी।
स्पॉन्ज आयरन, पावर जनरेशन और इक्विपमेंट्स के बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट करती है। अच्छा मार्जिन है, अच्छे सेल्स ग्रोथ आ रही है, अच्छा मोमेंटम भी अब मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1340 का कल का क्लोजिंग था, करंट लेवल पे बाय की सलाह रहेगी। 1290 के टारगेट सजेस्ट कर रहा हूँ एंड 1450 तक के 1450 के इसके अंदर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए ये राय और ट्रेडिंग आइडियाज गौरव शर्मा की तरफ से। कोहान्स बाजार खुलने से पहले 7 बजे से हमने आपको बताया कि आज बड़े ब्लॉक्स की संभावना है। 3 करोड़ 42 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। और आपको बता दें कोहान्स में प्री ओपन में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट भी 8.9% इक्विटी का बड़ा सौदा, ये खबर ब्लॉक्स से जुड़ी आती हुई। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर प्री ओपन में एक पॉजिटिव मूव नजर आ रहा है उस पर राय जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। गौरव, मॉइल पर आपका टेक जानना चाहूंगी। मजबूती के साथ शुरुआत करने के पूरे संकेत स्टॉक में हैं और पिछले कुछ सेशंस के ट्रेंड को अगर देखेंगे ठीक ठाक मजबूती नजर आई है। आज के सत्र में इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस और डेटा पॉइंट्स कंपनी से जुड़े आए हैं। एक्सपोर्ट शिपमेंट शुरू किया है कंपनी ने, जिसके चलते फोकस में है। न्यूज फ्लो तो है ही, टेक्निकली 1.5-2% की तेजी पर खुलेगा ये स्टॉक 360 के लेवल्स। 360-62 ही मानसी इसका एक कंजेशन रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर ये शुरुआती आधे घंटे में 362 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अच्छा अप मूव की उम्मीद की जा सकती है। आज और कल के सत्र में 390 तक का मूव आ सकता है उसके बाद, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। 360-62 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी बाई की सलाह होगी, अदरवाइज इसे फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और रेलवे स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। कुणाल, क्विक व्यू आपसे रेलवे स्टॉक्स पर भी। पिछले दिनों अच्छे चले हैं, कोई पर्टिकुलर रेलवे स्टॉक आपके फोकस रेडार पर? वेल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें रेलवे स्टॉक में देखने को मिला है। रेलटेल की बात करें, इरकॉन की बात करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक है जहाँ पे अभी तक रैली नहीं आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है IRFC। स्टॉक 129 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 123 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ऊपरी लेवल पे हमें पहला 136 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 136 जैसे ही ब्रेक होता है 144 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो IRFC यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। IRFC आधे % के गेंस के साथ खुलने की पूरी तैयारी करता हुआ रेलवे स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। और अब बाजार की शुरुआत पर फोकस करते हैं। मजबूत शुरुआत के पूरे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सत्र में PSU बैंक स्पेस पर फोकस कीजिएगा। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए। और न्यूज फ्लोज के लिहाज से ढेर सारे न्यूज हैं, स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक फोकस रेडार पर। खबरों के दम पर कुंशन क्यूटेक में 51% हिस्सा खरीदने की योजना और करीब 553 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदने की योजना। आधे % से 1% की तेजी के साथ खुलने के पूरे आसार। 18,250 स्टॉक इतना एक्सपेंसिव है, इस वजह से 553 करोड़ का जो हिस्सा खरीद है ये नंबर छोटा दिख रहा है, लेकिन इन इटसेल्फ इट्स अ बिग डील और इसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर फोकस हमें रखना चाहिए। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, ONGC जैसे स्टॉक्स हैं जो कि ऑर्डर विंस के चलते आज फोकस रेडार पर रहेंगे। कोचिन शिपयार्ड को 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ONGC को जैकअप रिग रिपेयर के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। दोनों स्टॉक्स हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी करते हुए आज के सत्र में नजर आ रहे हैं। बायोकॉन की कैंसर दवा को US FDA से मंजूरी मिलती दिखी है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बास्केट में किस तरह के ट्रेंड्स आज नजर आते हैं, इन पर्टिकुलर बायोकॉन के स्टॉक प्राइस पर किस तरह का इम्पैक्ट है, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। साथ ही येस बैंक, बंधन बैंक पर भी स्टेक सेल की जो खबर आ रही है उसके चलते फोकस रहेगा। स्टॉक में किस तरह के ट्रेंड्स के साथ शुरुआत होती है इस पर नजर जरूर रखी जाएगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, IT सेक्टर है। PSU बैंक और IT काफी हद तक अच्छा एक्शन कल दिखा रहे थे। आज के सत्र में उनके एक्शंस पर फोकस होगा। बाजार की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर 25,400 के पार निफ्टी शुरुआत करता हुआ। 100 अंकों की मजबूती, लगातार तेजी की चाल। कल 25,300 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा। आज उम्मीद करके चलते हैं कि 25,400 एंड अबव के लेवल्स को इंटैक्ट रख पाए और वहां से आगे तेजी और पकड़ पाए। 55,600 के पार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों की मजबूती दिखाते हुए। येट अनदर सेशन जब बैंक निफ्टी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। 350 अंकों की तेजी सेंसेक्स में नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप के एक्शन पर फोकस। करीब 150 से 200 अंकों की मजबूती मिड कैप में आप पाएंगे और स्मॉल कैप स्पेस में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 67 to 70 पॉइंट्स के अप मूव्स के साथ कामकाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी IT
आईटी इंडेक्स फिर से एक बार हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आ रही है। छोटी मझौली और लार्जर आईटी प्लेस को लगातार स्क्रीन पर हम फोकस करवाते जाएंगे, इस पर नजर जरूर रखिए। मजबूत शुरुआत हुई है बाजार की। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज यानी कि मार्केट की टेक्सचर की अगर बात करें, 1500 एडवांसेस के सामने 300 डिक्लाइंस, 300 से 400 डिक्लाइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो एब्सोल्युटली एडवांसेस का पलड़ा भारी है। मार्केट का मोमेंटम, कन्विक्शन भरा है, कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता हुआ। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर रखें और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक चाल की अगर मैं बात करूं, आईटी के साथ साथ कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। 4.25% की गिरावट इस वक्त इंडिया विक्स में नजर आ रही है और ये 9 से 10 के लेवल्स पर ये भी बयां करता है कि बाजार में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कितना है, क्योंकि फेयर इंडिकेटर है ये, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ये, और वहां से कोई बड़ी मूव या स्पाइक अप्स नहीं आना इन इटसेल्फ एक बड़ा रिलीफ है। स्टॉक स्पेसिफिक जहां जहां खबरें हैं वहां वहां इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। यस बैंक के स्टॉक को पुल अप कीजिए, बंधन बैंक के स्टॉक को पुल अप कीजिए। स्टिक सेल के चलते दोनों स्टॉक्स फोकस रेडार पर 21 रुपए के पार हम देख रहे हैं। यस बैंक में कामकाज, बंधन बैंक पर भी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें, कोहांस पर एक ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते कोहांस का स्टॉक भी फोकस रेडार पर होगा। कोचिन शिपयार्ड ओएनजीसी जिसकी बात अभी हमने की, ऑर्डर विंस के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में हैं। और इसके अलावा बायकॉन पर नजर रखें, कंपनी के एक मेडिसिन को यूएसएफडीए से अप्रूवल मिले हैं जिसके चलते ये भी फोकस रेडार पर रहेंगे। बाजार के मेजर कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और सबसे सामने सबसे पहले आईटी सेक्टर से जुड़ी मेजर कंपनी इन्फोसिस इस वक्त हमारे सामने है। विप्रो पर भी खबर आई थी और विप्रो ड्यूरिंग मार्केट ओपन से ठीक पहले ब्लॉक्स की खबर आती हुई दिखी थी जिसके चलते फोकस में। इन्फोसिस में तो तेजी है ही, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक और सन फार्मा मेजर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सीधे सीधे आईटी सेक्टर और अगेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जो यहां से सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ा स्टॉक आईटीसी, यहां पर भी अच्छी मजबूती है। ऑन दी फ्लिप साइड हिंडाल्को, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ और अपोलो हॉस्पिटल जैसे चार्ट्स हैं जो कि इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। लार्जर प्लेयर्स के साथ साथ अन्य स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन है, जेन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए। लगातार इस पूरे हफ्ते हमने स्टॉक में काफी बड़ा एक्शन देखा है। आईटी सेक्टर जब नहीं चल पा रहा था तब भी जेन टेक्नोलॉजीज और साइंट जैसे स्टॉक्स में मजबूती थी। आज के सत्र में भी 5% की तेजी। बुलेटिन में आगे इस स्टॉक के पिछले 5 सेशंस के रिटर्न्स आपके सामने रखेंगे और एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि यहां पर इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए। कोचिन शिपयार्ड में अच्छा एक्शन, 2-2.5% के गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। पूनावाला फिरकॉर्प करीब 3.5% की तेजी दिखाते हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ऑटो एंसिलरी की चाल भी चल रही है, अच्छा खासा एक्शन मोमेंटम दिखाते हुए। वहीं एवेन्यू, सुपरमार्ट, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फो एज, एलआईसी और साथ ही अडानी ग्रीन, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के 5 खिलाड़ी जो कि सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा मूव दिखा रहे हैं। मिड कैप स्पेस में शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स हैं, बायकॉन है जहां पर मजबूती है, बंधन बैंक और साथ ही पर्सिस्टेंट में अच्छा खासा एक्शन है। और स्मॉल कैप का खेमा भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। स्मॉल कैप स्पेस में जेन टेक्नोलॉजीज जिसका जिक्र हमने अभी किया, इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण बैंक, एबीएफआरएल और गार्डन रीच शिप बिल्डर में अच्छी खासी तेजी और मजबूती की चाल है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की तस्वीर आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट, फार्मा, रियल एस्टेट एंड ऑटो। एब्सोल्युटली इन दिस ऑर्डर ये तमाम सेक्टर्स में मजबूती है। मेटल और साथ ही एनर्जी स्पेस में हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान। आइए एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार की शुरुआत के साथ साथ उनकी नजर कहां पर है। तो शानदार ओपनिंग जो है हमें देखने मिल रही है बाजार में। निफ्टी की बात करें या निफ्टी बैंक की, ब्रॉडर इंडिसेस भी जो है एक अच्छी सपोर्ट दे रहा है और जो है 25,400 के ऊपर जो है खुला है। एंड ऑफ कोर्स इतने अच्छे रैली के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी शायद दिन के ट्रेड में हमें देखने मिल सकती है। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड पे चलते, एक एक करके हमारे गेस्ट से हम अब बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो है ओपनिंग के खिलाड़ी पे एक बार बात कर लेते हैं, वो है L&T टेक, LTTS अगर बोलेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग का खिलाड़ी है। जिस तरह हमने देखा कि जो IT इंडेक्स है वो 97 के नीचे आ गया। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, R&D की प्लेयर है
और यहाँ पे जो है अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, लगभग 2.5% से ऊपर जो है LTTS है। तो ओपनिंग का खिलाड़ी IT खेमे से मिड कैप स्पेस में LTTS है, इसमें R&D का भी एंगल है, तो ज़रूर रखिए अपने नज़र में। ओपनिंग का फिसड्डी कोहांस लाइफ साइंस, यहाँ पे बड़े ब्लॉक हुए हैं और उसके कारण जो है ब्लॉक डिस्काउंट में, तो उसके कारण आपको बड़ी गिरावट भी देखने मिल रही है, लेकिन ओवर द डे अगर अब्जॉर्प्शन अच्छा आता है तो यहाँ पे रिकवरी भी देखने मिल सकती है। लेकिन अभी ओपनिंग का फिसड्डी है कोहांस लाइफ। तो ये दो ओपनिंग के जो स्टॉक्स है जिसपे तो हमने अपनी जो रणनीति बता दी। लेकिन रत्नेश, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या रहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स? यहाँ पे मुझे काफी अच्छा सेटअप एडा में दिखाई देता है। यहाँ पे बेस्ट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एडा में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक 153 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर मुझे टारगेट बन सकते हैं, वो 162 164 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो इस पे जो है हमारी नजर रहने वाली है। गौरव, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? हाय शरद, गुड हाय, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो अभी जो शेयर मुझे पसंद आ रहा है दैट इज GRSE। कल के सेशन में अच्छा मोमेंटम था, आज अभी म्यूटेड से स्टार्ट है। आई थिंक ये शेयर अभी चलेगा इंट्राडे में, आज और कल के 2 दिन में इसमें एक अच्छा मूव की गुंजाइश मुझे लग रही है। देयरफॉर करंट मार्केट प्राइस जो कि 26-20 है, उस पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस भी नजदीक है 2540 और 2800 के करीब के मैं इसमें टारगेट्स की उम्मीद कर रहा हूँ। कुणाल, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? मेरे ओर से ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो विप्रो में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रही है। विप्रो ब्रेकआउट दिया हुआ है और गैपो ओपनिंग है, और ओवरऑल आईटी पैक में भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें आज के दिन में देखने को मिल रही है। तो विप्रो पे यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। 249 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे, 265 का पहला टारगेट, और जैसे वो ब्रेक होगा 276 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो विप्रो पे फोकस करके चलने की सलाह है। जी बिल्कुल, ये विप्रो पे जो है फोकस करने की सलाह है। कुणाल के ओपनिंग ट्रेड पिक है विप्रो, रत्नेश का GRSE और गौरव की पिक है आयरेडा। लेकिन अब जो है मेजर ट्रिगर्स इस महीने के लिए ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। अब 1-2 सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट्स बाकी है इस हफ्ते, और हमारी जो नज़र है MSCI बैलेंसेस ले लीजिए, या 22 तारीख का GST रेट कट है, उस पर हमारी नज़र ज़्यादा रहने वाली है। आगे का ट्रिगर अब क्या रहने वाला है? FIs की अभी भी शॉर्ट कवरिंग की जो है बड़ी रैली आई नहीं है, और इंटरेस्ट जो FI हैवी इंटरेस्ट होते हैं आपके बैंकिंग और IT स्पेस दोनों ही अब अच्छे चलने लगे हैं। गौरव, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, अब क्या लग रहा है बाज़ार की क्या चाल अब लगने वाली है? कुछ ऑफकोर्स छोटे मोटे जो है प्रॉफिट बुकिंग तो काउंटर्स दिखने ही वाले हैं, लेकिन इसके अलावा अब क्या नए लेवल्स देखने मिल रहे हैं? आज के ओपनिंग के बाद क्या लगता है? भाई देखिए 25,400 के ऊपर है, निफ्टी बैंक भी 55,700 लेवल्स के ऊपर है। तो ज़रा बताएं गौरव, अब क्या व्यूज़ आता है निफ्टी बैंक का? शरद, कई सारी चीजें हैं आपने जो भी नामांकित किए हैं यहाँ पे। मेजर डेवलपमेंट्स, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, डोमेस्टिक डेटा हो, वो सभी अब डिक्लेयर हो चुके हैं। US फेड का भी रेट जो कि काफी ज्यादा चर्चा में था, हमारे US के साथ डील, चाहे वो यूरोप के साथ बातचीत हो, US के साथ बातचीत हो, वो सभी लगभग फैक्टर्ड है, और बाजार ने उसको एक अच्छा जस्टिस भी दिया है। एक क्लियर अपमूव हमने देखने को मिला है 24,400 से अभी 25,400 प्लस लेवल्स। आज के सत्र की मैं बात करूं तो ऐड करके लगभग आज का हाई 24,450 के करीब का है। तो 1000 पॉइंट से ऊपर का एक क्लियर कट बाजार ने अपमूव दे दिया है। देयरफॉर आई थिंक बाजार निफ्टी विल गो इनटू कंसोलिडेशन नाउ, और वो एक अच्छा साइन होगा। यहाँ से कुछ समय इन सत्रों पे बिताए और एक आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 25,000 एक अहम सपोर्ट का काम करेगा, और हायर साइड पे हम लोग रेजिस्ट करेंगे समवॉट अराउंड 25,500 550-600 की रेंज में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कंसोलिडेशन नाउ। निफ्टी पे कंसोलिडेशन पे जो एक्सपेक्टेशंस है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह 8 या 9 दिन में अप मूव आई है, ब्रॉडर इंडेसेस भी पार्टिसिपेट किए, तो थोड़ा कूल ऑफ जो है बेटर होता है मार्केट्स के लिए भी। और निफ्टी बैंक पे जो है कुणाल, लगता है कि थोड़ी अपमूव और देखने मिल सकती है कि ये भी कंसोलिडेशन में जाएगा, बिकॉज स्ट्रेंथ आने लगा है 3 से 4 दिन में, और अभी तक भी अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं आया है HDFC ICICI बैंक का। बताएं कुणाल। डेफिनेटली आपने जो कहा सही कहा। आप सिर्फ और सिर्फ अभी जो मोमेंटम आई है वो PSU बैंक से ही आई है। प्राइवेट बैंक का मोमेंटम अभी आना बाकी है। और आज के दिन में गैप ओपनिंग हुआ है माइनर सा, एंड बैंक भी वहीं पे सस्टेन हो रही है 55,700 के अराउंड। अगर ये लेवल पे सस्टेन हो जाती है तो फिर मुझे लगा है कि इजीली 300-400 पॉइंट का भी
एक मोमेंटम दिखा सकती है। और हमने जो रेजिस्टेंस की बात की थी 55,560, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रही है। सो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। सो अगर इसी लेवल पर सस्टेन हो जाती है, 560 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर 400-500 पॉइंट का और हमें यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का है, जब तक बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे 55,560 के नीचे का ट्रेड नहीं दिखाती तब तक। पॉजिटिव हैं और रेट कट्स बिकॉज अक्रॉस ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं रेट कट अनाउंसमेंट्स यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान के इस हफ्ते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है जिसका जिक्र कुणाल कर रहे हैं, इस पर भी नज़र हमें रखनी होगी। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स को एक बार देखना चाहिए, आउट परफॉर्मेंस है। कल के सत्र में भी पीएसयू बैंक्स और आईटी चल रहे थे, आज पीएसयू बैंक्स में इतना मूव नहीं, लेकिन आईटी सेक्टर में अब भी वन साइड एक तरफा तेजी नजर आ रही है। 600 अंकों के करीब की तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, मेजर आईटी प्लेयर्स में अच्छी तेजी है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी मजबूती है। गौरव, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, आईटी सेक्टर को इस वक्त अब प्ले आउट कैसे करना है और स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है? दो तरह के सवालों का जवाब दीजिएगा। अगर आईटी सेक्टर में एंट्री करना चाहता है कोई तो करनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कहाँ, लार्जर आईटी या मिड कैप? एंड सेकंड, ऑलरेडी मिड कैप आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढी थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने, हाँ उसके बाद हमने डाउनसाइड एक्शन आईटी सेक्टर में देखा। सो जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हैं वो क्या करें? सो नई पोजीशंस के लिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए? यस सर्टनली मानसी, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि आईटी एक अच्छे प्रॉफिट टेकिंग के बाद अच्छा कंसोलिडेशन आया और उसके बाद हमने एक अपमूव देखा है इंडियन आईटी इंडेक्स के अंदर। दिग्गज शेयरों की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो स्टॉक पसंद आ रहा है दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लगभग 3200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बॉटम के करीब है, 3000 के करीब का बॉटम बना के धीमे धीमे एक अपमूव इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे जनरली जब भी हम चीजों को देखते हैं, हम किसी भी अच्छे शेयर के अंदर हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि अपने ऑफ हाइज मिल जाए तो हम उसको बाय करें। दीज आर दोस टाइम्स जब हमें आईटी के दिग्गज शेयर्स ऑफ हाइज मिल रहे हैं। 4,500 रुपए पे ट्रेड होने वाला कुछ ही महीने पहले टीसीएस अभी हमको 3,3200 के भाव पे मिल रहा है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू रखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखें। दीज आर गुड लेवल्स टू बाय टीसीएस अगर मैं दिग्गज शेयरों की बात करूं। अगेन विप्रो जैसे स्टॉक के अंदर भी अच्छा खासा बॉटम है, यहाँ पे विप्रो को भी देखा जा सकता है लार्जर पीरियड्स के अंदर। सिमिलरली टेकेम के अंदर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद उछाल है, तो टेकेम को एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। 1750 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा लगाना ही होगा 1500। मिड कैप आईटी के मैं बात करूं तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स होते हैं कोफोर्ज एंड एम्फोसिस। वी हैव बीन हेवीली बेटिंग ऑन दीज स्टॉक्स और अभी भी हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टू मीडियम टर्म या इवन लॉन्ग टर्म के लिए सभी मायनों के हिसाब से आप इन दोनों शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। आज एक छोटा शेयर और मेरे अभी अभी रेडार पे आया, दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर। स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, अच्छा रिवर्सल यहाँ से नजर आ रहा है। तो जो ट्रेडर्स थोड़ा सा छोटी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं और लिटिल बिट रिस्की बेट्स लेने में उनको दिक्कत परेशानी नहीं है, तो 408 एक के लेवल पे ये अभी एक अच्छा बेट बन रहा है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज क्लोज टू 385 और एक रिवर्सल प्ले बन जाएगा। मोमेंटम बना तो इस स्टॉक के अंदर इवन 440 से 460 की भी रेंज देखने में मिल सकती है एक आध हफ्ते के अंदर ही। तो चलिए, थैंक्स फॉर दैट टेक। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है और आईटी प्लेयर्स के लिए, जैसे आपने भी कहा, कुछ तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिस पर खासतौर से नज़र रखनी होगी। और याद रखिए, जब नतीजों के सीज़न की शुरुआत होगी तो रिजल्ट सीज़न की शुरुआत भी आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ, आईटी मेजर्स से इनफैक्ट होती दिखेगी और इस पर खास तौर से नज़र रखना होगा। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस यूएस नैस्डैक जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम एंड एक्शन नज़र आ रहा है। तो इवेंचुअल इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर नहीं दिख रही थी अब वो आ चुकी है, लेकिन वो नैस्डैक का या ग्लोबल फ्रंट से ट्रिगर्स जो आ रहे हैं उसकी बदौलत नहीं है। अपने ट्रिगर्स के चलते आईटी सेक्टर फिलहाल चल रहे हैं और उम्मीद करके चलते हैं कि इस तरह की मूवमेंट जो है ये अब इंटैक्ट जो है, यहाँ से तेज़ी ही आगे बढ़ती दिखे आईटी सेक्टर में। लेकिन कमिंग बैक टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स एंड इन पर्टिकुलर येस बैंक एंड बंधन बैंक, रत्नेश इसे रिविजिट करना चाहेंगे।
आई थिंक बाजार खुलने से पहले कुणाल से मैंने एक टेक लिया था और येस बैंक, बंधन बैंक पर उन्होंने अपने लेवल्स बताए थे। उम्मीद तो थी कि येस बैंक, क्योंकि हम देख रहे हैं कल से इनफैक्ट 1-2 सेशन से एक मूवमेंट की शुरुआत की है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, लेकिन आज के सत्र में फिर भी वापस से गिरावट ही नजर आ रही है। हालांकि 21 रुपए के आसपास से अब भी ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक में तेजी है। येस बैंक और बंधन बैंक में जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करें? ठीक है, शायद रत्नेश से हमारी बात नहीं हो पा रही है। कुणाल, विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू। आपसे ही राय ली थी येस बैंक एंड बंधन बैंक में। अब एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है येस बैंक, तो अब भी डाउनसाइड मूव दिखा रहा है। एक दिन की तेजी के बाद अगेन 21 के लेवल जरूर है, लेकिन फिर भी गिरावट है। क्या करना चाहिए? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेल, पोजीशन अभी भी होल्ड करके चलने की सलाह है। 20 रुपए का हमने एसएल दिया था, एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। जब तक 20 रुपए का एसएल ब्रेक नहीं होता है, मैं ऊपर में 24 रुपए तक के टारगेट मुझे देखने को मिल रहे हैं। वरना बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम है, बंधन बैंक में ऑलरेडी हमने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम आ चुकी है। तो अगर यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। हमारा जो टारगेट है, मुझे लग रहा है कि वो टारगेट भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है आज के दिन में। सो 24 के लेवल्स येस बैंक में एंड बंधन बैंक में टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे, पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय अब भी है। दोनों स्टॉक्स पर टारगेट्स जो हैं कुणाल के आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 176 तक के लेवल्स बंधन बैंक में भी कुणाल एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है, अच्छे खासे रिस्पॉन्स दिख रहे हैं, उन स्टॉक्स का जिक्र करते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर में करीब 4% के मूव्स हैं। एंड गौरव, आपसे राय जानना चाहूंगी, सोनाटा में 4% के मूव्स, साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प पर अपनी राय दीजिएगा। 7 से 8% की तेजी के साथ टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 500 कैटेगरी में स्टॉक। वहां से सोनाटा पे अभी जैसे मैंने अपना व्यू शेयर भी किया था, अभी भी करंट लेवल पे ट्रेडर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। ज्यादा नहीं चला है, गुंजाइश है इसके अंदर अप मूव की। स्टॉप लॉस भी नजदीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 388-90 के आसपास का स्टॉप लगाएं और इसमें अंदर एक बाय पोजीशन बन सकते हैं। इमीडिएट अपसाइड टारगेट रहेगा 440 के करीब का। वो एक बार सरपास होता है तो इवन 460 और 480 के ट्रेजेक्ट्री के लिए शेयर आगे चलेगा। और जो दूसरा स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प, एक्चुअली जब भी मार्केट खुला तो 2 स्टॉक्स रिडार पे आए थे। फर्स्ट वाज जीआरएसई जो मैंने सजेस्ट किया, सेकंड वाज पूनावाला फिनकॉर्प। 460 की रेंज में उस टाइम पे चल रहा था एंड इट जस्ट वेंट अप। आई एम क्वाइट श्योर इसके अंदर अपना कुछ ना कुछ न्यूज फ्रंट आया है जो अभी मैंने नहीं देख पाया हूँ। तो एक अच्छा खासा मूव आ ही गया है इसके अंदर, लेकिन जिस तरीके का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है 400 ऑन द डाउन साइड एंड क्लोज टू 460 ऑन द हायर साइड, तो आई थिंक ये 15-1% का रेंज का ब्रेकआउट है। ये शेयर अभी और चलना चाहिए यहाँ से। और जो मीडियम टर्म का टारगेट मैं इसमें देख रहा था 500-510 के आसपास के टारगेट्स थे। ये बिल्कुल, ये देखिए पूनावाला फिनकॉर्प बिग शो भी है आज का। और इंटरेस्टिंगली हमने आपको बताया भी था कि जिस तरह जो है रिटेल सेगमेंट में एनबीएफसीज में बाइंग देखने मिल रही है अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन, जीएसटी रेट कट के बेनिफिट्स, तो यहाँ पे अच्छी अपमूव आ रही है। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी एचएनआई बाइंग सेगमेंट्स में आ रही है, ब्रोकर्स मुझे बता रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अब कुणाल जुड़ने वाले हैं। कुणाल, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट्स। इंडिया विक्स 10 के नीचे आ गया है, इसका मतलब क्या? ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाता है कि क्या होता है? इट्स बिलो 10, तो ये डेटा देख के मेरे आंख में लग रहा है कि सवाल ही पूछ लूँ आपसे, बताएं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बिकॉज लास्ट टाइम सेम लास्ट ईयर सेम टाइम सितंबर 2024 मिड के आसपास में हम वापस से 10 के आसपास पे थे, इंडिया विक्स के नीचे साइड पे थे। बट दोनों ही मार्केट्स डिफरेंट है। लास्ट टाइम थोड़ा यूफोरिक मार्केट था, मिड कैप स्मॉल कैप्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। इस बार ऐसा नहीं है माहौल। इस बार लार्ज कैप्स रिकवर कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट 8 से 9 दिन में अगर हम नेट मार्केट ब्रेथ देखें, एडवांसेस माइनस डिक्लाइंस भी देखें, तो जो रेशियो है वो कुछ 1.2:1 है या 1.3:1 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रही है, लार्ज कैप स्टॉक्स सपोर्ट कर रहे हैं 1 by 1, बट मिड कैप एंड में इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है। 52 वीक स्टॉक्स या 52 वीक हाइज की बात करें, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स बना रहे हैं, वो भी जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो बहुत ज़्यादा लेस है जो पिछले साल में थी। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया विक्स जो एक नंबर 10 या उसके लेवल्स के नीचे, हम कहते हैं इट्स अ सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी इन द मार्केट।
लास्ट टाइम मार्केट्स में कॉम्प्लेसेंसी थी बिकॉज सारे जो फैक्टर्स सराउंडिंग फैक्टर्स थे जो इंडिया विक्स के आसपास थे वो बहुत ज़्यादा बुलिश थे. बट इस बार जो नंबर 10 है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग है. तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इंडिया विक्स बिलो 10 ये एक इंडिकेशन है कि जो मार्केट्स है वो एक सटल स्लो ग्रेजुअल अप ट्रेंड में है. एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि कार जब चलती है तो जब स्पीड अगर स्लो हो जाती है कार की बट डायरेक्शन अगर सेट हो जाता है तो कार उस डायरेक्शन में जा रही है, हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है उस जोन में है इंडिया विक्स की रीडिंग करंट लेवल्स पे. ये इंडिकेशन है कि हम और भी ज़्यादा स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडेक्स में मूव कर सकते हैं हायर साइड पर. तो बेसिकली कुणाल ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए, लेकिन इसका मतलब हम फर्स्ट या सेकंड गियर में हैं. हाँ. और जैसे एफआईज आएंगे थर्ड या फिफ्थ गियर, फिफ्थ नहीं फोर्थ गियर तक तो पहुंच ही सकते हैं. हाँ. और एक्चुअली नेट नंबर एफआईज का मंथली वाइज अभी भी 11,000 करोड़ 11,900 करोड़ कुछ सेलिंग साइड पे है. साइड में. और लास्ट 12 महीने में जब भी मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं ऑन अ मंथ टिल डेट बेसिस एफआई नंबर्स हैव बीन पॉजिटिव. तो या तो फिर ये नंबर्स अग्रेसिवली पॉजिटिव हो जाएंगे या हो सकता है कि इंडेक्स में शायद एक रिवर्सल आ जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छा रिसर्च कुणाल लेके आते हैं. और कुणाल एक सवाल और है निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेके. अच्छी बाइंग आई है 2 से 2.5 सेशन में और एक डॉलर इंडेक्स का डेटा है 97 के नीचे आ गया था 3 साल के नीचे. तो ये लगता है कि अपमूव जो है कंटिन्यू और कर सकता है, क्योंकि देखिए 2 से 3 दिन में तो हमने आईटी स्पेस में अच्छी मूव देख ली. लार्ज कैप प्ले आए, फिर मिड कैप पे सेलेक्ट है, आज कोई और चर्न आ रहा है मिड कैप आईटी स्टॉक्स का. तो ज़रा बताएं यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आईटी स्पेस में अब. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम एक एसेट क्लास मिस कर रहे हैं ट्रैक करना वो है यूएसडी INR. अगर हम लास्ट 1 वीक या 3-4 डेज की चाल देखें तो 88.5 से अब हम बिलो 88 पे आ गए हैं लेवल वाइज. सो 87.9 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं. जो हम चार्ट सीख रहे हैं यूएसडी INR के वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद हम 87 के लेवल्स को भी टेस्ट कर जाए. जनरली हम कहते हैं कि जब रुपी अप्रिशिएट करता है वो नेगेटिव होता है आईटी स्टॉक्स के लिए, बट जब एक फ्रॉथी जोन या जब एक ओवरबॉट जोन पे आ जाता है तब डायरेक्शंस या कोरिलेशंस जो है वो रिवर्स हो जाती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लिहाज से अगर यहाँ से रुपी अप्रिशिएट करेगा, जो मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में होना चाहिए और पॉसिबल, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है आईटी स्टॉक्स को और ज़्यादा उछाल की संभावना है. तो उसी लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में उसमें आज हम एक ब्रेकआउट या एक गैप अप मूव देख रहे हैं. ये मेरा सेंस है कि ये बिल्ड हो सकता है आने वाले 1 से 2 हफ्तों के लिए एटलीस्ट. ऑलराइट, तो चलिए ये सारे टेक्स हैं. मार्केट पर तो फोकस है ही, लेकिन कुणाल बोथरा की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है इस पर भी नजर रखनी है. एंड स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के साथ साथ एक आध 2 स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन है. एक तो एम्बर एंटरप्राइजेस शाइनिंग ब्राइट, लेकिन आज शाइन थोड़ी कम हुई है. ऑफ कोर्स काफ़ी चला है तो एंट्री अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना इन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, लेकिन राय क्या होगी 8245 के लेवल्स पर. तो अगर हम एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करें स्टार्टिंग में, तो मेरा मानना है कि आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए. बिकॉज अगर जनरली जब स्टॉक रिवर्स करते हैं या जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो अपने फर्स्ट नियरिंग 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट लेता है. वो लेवल करीबन 8050 8070 के आसपास है स्टॉक के लिए. तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए. अगर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग भी है, बिकॉज होता है बहुत बार कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो रन अप हो जाते हैं एक्सीडिंगली हाई, और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जब उनमें चाल आती है तो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स से थोड़ा प्रॉफिट बुक होके अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में मनी रोटेट होता है. तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है 8050-70 शायद एक अच्छा जोन बन सकता है एम्बर एंटरप्राइजेस में. अगर मैं अपनी स्टॉक पिक की बात करूं तो यहाँ पे मैं 2 कॉल्स इनिशिएट करूंगा. पहला इनफैक्ट रहेगा PSU बैंकिंग में. हमने देखा कल SBI में बहुत अच्छा मूव आया था ब्रेकआउट वाइज. बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा स्टॉक बन सकता है. यहाँ पे 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो मेरा मानना है कि इसको भी इस पर बाई की सलाह दूंगा. 258 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर. स्टॉप लॉस रख सकते हैं 244 का. और सेकंड रहेगा लार्ज कैप स्टॉक में L&T के ऊपर, जो 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसमें भी एक ट्रायंगुलर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है L&T पर भी डेली चार्ट्स में. तो सजेस्ट करूंगा 3800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3650 का. ओके, तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस है कुणाल की तरफ से. उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आप देख रहे हैं और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस पर उनकी राय भी. कुणाल, अगेन टू यू, गोडफ्रे फिलिप्स पर एक टेक जानना चाहेंगे. बोनस इशू का डिक्लेरेशन हुआ, इवेंट था, 2:1 के रेशियो में बोनस कंपनी ने अनाउंस किया और उसके बाद अब हम देख रहे हैं डाउनसाइड मूव. एब्सोल्युटली इवेंट के बाद तो स्टॉक में बढ़िया तेजी थी, लेकिन अब यहाँ से गिरावट हाथ लगी है. जनरली होता है मानसी, बिकॉज जब बोनस इशू
2 आने के बाद में जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट कर जाते हैं, बट हमें इसको देखना पड़ेगा गॉडफ्रे फिलिप्स को लास्ट 2-3 ईयर्स के प्राइस ट्रेंड में। जनरली हम कहते हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स एंड आईटीसी दोनों ही स्टॉक, दोनों ही चार्ट्स जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज चलते हैं, बट दोनों ही चार्ट्स ने कंप्लीटली डाइवर्जेंट मूव्स दिया है। गॉडफ्रे फिलिप्स लास्ट आई थिंक 2-3 साल में बहुत अच्छा मूव किया है। 2000 या 1500 से स्टॉक ने 4000 के लेवल्स को क्रॉस किया था एडजस्टेड टू द स्पेशल सिचुएशन। आईटीसी उस टाइम फ्रेम में एक रेंज बाउंड स्टॉक रहा है, 400 to 500 के एक ब्रॉड रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये जो करेक्टिव वेव है गॉडफ्रे फिलिप्स में, इसको बाइंग का एक इंडिकेशन होना चाहिए। जो नियर टर्म सपोर्ट है स्टॉक का वो करीबन 3250 के आसपास है। तो अगर यहाँ से और 2-3% की करेक्शन आती है तो मेरे अनुमान से एक अच्छा लुक्रेटिव कॉन्ट्रा बाइंग जोन बन सकता है स्टॉक पर। ओके, सो इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानकर चले। और अगर गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं तो फिर गौरव शर्मा से आईटीसी पर उनका टेक जान लेते हैं। गौरव, आईटीसी में भी हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान है आज के सत्र में। क्या इस गिरावट में भी कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी या फिर वॉच लिस्ट में रखेंगे इसे? मानसी, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक ब्रॉडर सेंस में भी आईटीसी एक स्ट्रगलिंग स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय में। अभी भी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रीसेंट राइज हैव बीन सोल्ड ऑफ। अभी इसे अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए। आई थिंक इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी कुछ रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, 415, 420, देयर आफ्टर निकलता है तो 430-35 की एक छोटी चाल बन जाएगी। बट आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बाजार में अवेलेबल हैं, हमने काफी डिस्कस भी किए हैं, तो आईटीसी को भी अवॉइड करना चाहिए। एक सवाल रहेगा गौरव आपसे, मैरिको पे जो है आपकी नज़र लेना चाहता हूँ। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया था और हमने जो है मार्केट खुलने के पहले ही बता दिया था दर्शकों को कि कंपनी क्वालिटी वाली है और कंपनी ने कहा कि कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, और उसके कारण जो है देखिए एक बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी ओपनिंग ट्रेड में मिली। और आज देखें तो निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स में ये टॉप गेनर भी बन चुका है। अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ से और थोड़ी और बाइंग देखने मिल सकती है? मैरिको 619 पे है और फंडामेंटली मानसी भी हमने बताया था कि इनकी जो प्राइसिंग है कोपरा प्राइसेस वो घटने लगे हैं, मार्जिन से बेनिफिट आएगा और ऑफ कोर्स जीएसटी रेट कट का तो एंगल है ही। तो ज़रा बताएं क्या मैरिको चार्ट्स में कैसा लग रहा है? चार्ट्स पर्सपेक्टिव से क्लियरली इंटैक्ट है, अभी भी इसका अपवर्ड बायस ही कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पे। ये जो न्यूज आई है इनकम टैक्स रेट की इनके कई ऑफिसेस पे, उससे कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर हम परसों की क्लोजिंग देखें तो थी 723 रुपए की, कल की क्लोजिंग आई 711 रुपए की, लेकिन यानी कि इट वाज जस्ट अ 2% कट इन प्राइसेस, केवल 2% की गिरावट आई और आज उसमें से लगभग 1% रिकवर हो चुका है। तो कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग एज नॉर्मल। तो आई थिंक 1-1.5% के डिप के लिए ही इसको ट्रेड करना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा लंबा रुझान रखें और इसकी ब्रॉडर पिक्चर को देखें, जो आपने अभी सब बताए भी हैं, जीएसटी बेनिफिट्स, अपकमिंग सीजन, जो कि अभी इनपुट जो कि इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है उसका बेनिफिट जो मिलेगा, तो वो सारी चीजें आई थिंक एक बेटर रोल प्ले करेंगी और आने वाले क्वार्टर्स में उसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैरिको पर हमने कैटेगोरिकली आपको कहा भी था कि ऑफ कोर्स एक कंसर्न वाली खबर ज़रूर है, लेकिन स्टॉक एज अ पेडिग्री स्टॉक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है और इसी के चलते इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस जो है फोकस रेडार पर लगातार है भी। लेकिन वित्त मंत्री जी इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं एक इवेंट में। चलिए पहले वहां पर एक रुक करते हैं और उसके बाद इसे और ज़्यादा समझते हैं। India-Singapore Ministerial Roundtable, which happened before the Prime Minister's visit, and similarly in the last year, which happened before Indian Prime Minister's visit to Singapore. So both these ISMRs, the India-Singapore Ministerial Roundtable, has also spoken a lot on how quality management and better quality using technology, improving productivity can all be simultaneously worked on for a better result. And Singapore was quite happy to engage with India in coming to give training and to certify quality training. So work is in progress on that angle as well. So today we are talking about
various ways in which Government of India can invest to give the necessary wherewithal with which good quality trainers, wherever they are, I would like to also have a pool of name of good quality trainers, if they together work with this physical infrastructure that the government can provide, I think youth of India who are revving to get that skill or to upgrade the existing skills will benefit. An industry which normally has a grievance, which normally continues to have a grievance, that for the changes that are happening in today's India, where industry is rapidly moving towards Web3, trying to utilize every advantage that AI gives, they are unable to find youth or new hands to come in and bridge the IFQM Symposium 2025 India's journey towards global quality leadership. इस इवेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बातचीत रख रही थी देश के इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और साथ ही ग्लोबल क्वालिटी लीडरशिप पर विस्तार से बातचीत करते हुए। लेकिन चलिए कमिंग बैक टू द मार्केट्स, और इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में कुछ तमाम स्पेसेस हैं जहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन और रिस्पांस नज़र आ रहा है एंड सरप्राइजिंग मूव्स हैं। आईटी सेक्टर में क्या ये कमबैक जो है इसी तरह जारी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आईटी सेक्टर से ही जुड़ी एक और कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज़ पर एक राय लेते हैं, बिकॉज ये स्टॉक जब स्पेस में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड थी तब भी इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे थे। जेन टेक्नोलॉजीज 1617 के लेवल्स पर करीब 5% के मूव्स हम देख रहे हैं और पिछले सिर्फ 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी दिखा चुका है। 1474 के लेवल से सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 1615 के लेवल्स पर। कुणाल, कोई टेक जेन टेक्नोलॉजीज पर? तो काफ़ी वॉलेटाइल चार्ट है अगर मैं इसको एक टेक्निकल टर्म में अगर आंकूँ तो, बिकॉज बहुत बार देखा है हमने कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास में एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे स्टॉक कंसिस्टेंटली गैप अप होके अप सर्किट दे रहा था, और जब रिवर्स हुआ स्टॉक जुलाई के आसपास में तब गैप डाउन के मूव्स भी हमने देखे कंसिस्टेंटली स्टॉक्स में। तो जनरली हम कहते हैं कि जब ये हाई बीटा स्टॉक्स इस तरह से मूव करते हैं तो इनमें पोजीशन साइज थोड़ी सी लो रखनी चाहिए, बिकॉज इनकी जो रेंज है होती है वो जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपांडेबल रेंज होती है। उस लिहाज से मैं अगर स्टॉक्स को देखूं तो 1400 का एक अच्छा बेस है, 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक अभी। तो अगर 1400 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे कोई अगर ट्रेडर यहाँ पे पोजिशनल बेट लेना चाहे तो ले सकता है। हायर साइड पे टारगेट इसकी रहेगी 2200 के आसपास। ऑलराइट, तो चलिए ये एक ट्रेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मजबूती की चाल है, ब्लू डार्ट के चार्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए। ब्लू डार्ट में कल इनफैक्ट आई थिंक एक खबर भी थी जिसके चलते फोकस रेडार पर था। कल भी इस स्टॉक में एक मूव हमने पॉजिटिव देखा था, आज के सत्र में भी ये मूव जो है आगे बढ़ता हुआ। गौरव, एक टेक आपसे हम जानना चाहेंगे। ब्लू डार्ट का स्टॉक फोकस रेडार पर है और अच्छी खासी मजबूती के बीच यहाँ पर ट्रेड नज़र आ रहे हैं। यस मानसी, 2-2.5% का आज बाइंग इंटरेस्ट देखने में मिला है ये स्टॉक के अंदर। उससे पहले बिल्कुल ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी ये अप मूव एक्सटेंड होता लग रहा है क्लोज टू 6000 ऑड लेवल्स। मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगा, बिकॉज अदरवाइज मैं देखूं तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस ही रही है। इसके अंदर कोई खास वैल्यू क्रिएट किया नहीं है पिछले कुछ समय में। तो बहुत ही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ही रखना चाहिए। अगर ट्रेड करना है 5750 का एक स्टॉप लगा के इसके अंदर बाइंग कंसिडर की जा सकती है। 6000 फर्स्ट टारगेट एंड 6200 सेकंड टारगेट। बिल्कुल, ब्लू डार्ट पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है, हाल ही में सारे लॉजिस्टिक्स रिलेटेड स्टॉक्स में जो एक अच्छी बाइंग में आई थी, जिस तरह एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ने जो अपनी रिपोर्ट्स लाई थी, और होना भी चाहिए। जिस तरह फेस्टिव सीजन है तो उसके पहले लॉजिस्टिक्स कंपनीज और उनके रेट्स अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। लेकिन फार्मा स्पेस पे भी जो है नज़र डालेंगे, और नैटको फार्मा पे मेरी नज़र आ रही है। और ये स्टॉक हमेशा एक डाइवर्जेंस भी देता है जब भी जो है अप मूव आता है, आप कह सकते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स में, और कभी कभी जब गिरावट हर जगह आती है तो नैटको फार्मा में स्ट्रेंथ दिखने मिलता है। आज भी देखिए डेज हाई पे वापस आ गया है, हालांकि एक छोटे से रेंज में रहता है लेकिन गिरता नहीं है ज़्यादा। कुणाल, नैटको फार्मा पे आपकी क्या राय रहेगी? 860 लेवल्स पे करंटली ट्रेड कर रहा है, कुछ पोजीशंस बन सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है? रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर इसको इस ट्रेड को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा देखना चाहिए कि अगर मार्केट्स में मोमेंटम वापस आ रहा है, मिड कैप्स कम बैक कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी करेक्शन हो चुकी है
बेस बिल्डिंग हो चुका है वो यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज मेरे अनुमान से आई थिंक नैटको फार्मा एक बहुत अच्छा बेट बन सकता है 860 लेवल्स पर। जो रिसेंट सपोर्ट है वो करीबन 836 के आसपास का है, उससे स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे टारगेट्स हायर साइड पे 920 925 का एटलीस्ट ऑन द मिनिमम शॉर्ट टर्म टाइम स्केल पे हम रख सकते हैं नैटको फार्मा में। जी बिल्कुल, नैटको फार्मा पे जो है खरीदारी की राय आ रही है कुणाल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच कुणाल, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जो अहम स्टडी बताया और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो बताया, और ये सब सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला तो चलते रहेगा, लेकिन सवाल आता है कि ऑप्शन से हम कैसे कमाई करें। तो इसके लिए हमने एक खास सेगमेंट है हमारा ऑप्शंस के चैंपियन, चलिए उस पर फोकस करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटी से। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, बताएं आपके ऑप्शंस के कॉल क्या रहेंगे। सुप्रभात शरद जी। तो आज के सत्र में हमें विप्रो में डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से ये स्टॉक अपने डबल बॉटम के नेकलाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट आज हमें यहाँ पे डेली के सेशंस में ब्रेकआउट देखने को मिला है विद पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन। तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें 260 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए, जो कि हमें 4 रुपए के आसपास मिलता है, तो बाय करें। और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 8 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस हमें 2 रुपए का मेंटेन करके चलना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 6000 रुपीज का बन रहा है, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो हमें 12000 रुपीज का आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल विप्रो पे जो है 260 का जो है कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय आ रही है 4 रुपये में, स्टॉप लॉस 2 रुपये रहेगा, लक्ष्य 8 रुपये, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 2:1 का रहेगा। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपने जो है ऑप्शंस की रणनीति बताई विप्रो के लिए, और ऑफ कोर्स डबल बॉटम फॉर्मेशन भी आ रहा है टेक्निकल अगर देखा जाए तो। लेकिन जब भी आप वायदे बाजार में ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर जानकारी लें, और ओवरऑल जो है अपनी ट्रेडिंग डिसिप्लिन और एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पे भी नज़र रखें। लेकिन चलिए एफएनओ सेगमेंट पे जो है हमने आपको दे दिया, लेकिन नैटको फार्मा थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस भी कर रहे थे, और देखिए यहाँ पे यूएसएफडीए की उनकी प्लांट से EIR का जो इंस्पेक्शन का जो अनाउंसमेंट है वो मिल गया है। हैदराबाद की यूनिट है ये, यूएसएफडीए से जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन इनिशियली लग रहा है कि स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला। हमने बस 5 मिनट पहले ही स्टॉक के बारे में बात किया, जहाँ पे जो है कुणाल ने खरीदारी की राय दी, तो हम देख सकते हैं स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आ रही है। नैटको फार्मा पे जो है नज़र बना के रखिए, स्टॉक 870 रुपये के ऊपर है। लेकिन आप चलिए बस आप अभी जो है ओवरऑल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, लेकिन कूलिंग ऑफ के भी कुछ संकेत आने लगे हैं। मेटल स्पेस में खास करके दिख रहा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, हिंडाल्को, यहाँ पे जो है सेलिंग थोड़ी बढ़ी है। हालांकि निफ्टी जो है अभी भी मेंटेन करके रखिए, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये सेम चीज़ कल भी हमें देखने मिली थी, 25,400 के ऊपर है, तो एकदम छोटे गेयर में जो है निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ धीरे धीरे करके जो है क्लोजिंग में हाइज बना रहे हैं और अच्छी मोमेंटम आ रही है। ये बाजार के लिए अच्छा है, कोई ट्रिगर पे बाजार में गिरावट नहीं आ रही है, बट कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ज़रूर आ रही है। ट्रिगर्स के लिए बाजार भी खोज रहे हैं कि आगे के ट्रिगर्स क्या होंगे। मानसी, एक बार बात करना चाहेंगे कि बाजार के आगे के ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ट्रेड डील जिसका पॉजिटिव टोन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती तो हो गई है, ये हम डिस्कस कर लिए। और क्या लगता है आपको, और कुछ है? देखिए अभी सुबह जब सजीत सर से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक पिक्चर मार्केट को लेकर जो तस्वीर दिखाई, ऑल पॉजिटिव्स नज़र आ रहा है। पिछला जो सब हुआ है, जैसे जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज की शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद अगर आप देखें ग्लोबल सेटअप जो है धीरे धीरे ठीक होता नजर आया, और इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स भी अब अंडर वे हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से भी कोई अनाउंसमेंट आ जाता है तो अनदर पॉजिटिव। सो नेक्स्ट थिंग टू वॉच आउट यही रहेगा। ऑफ कोर्स आप थोड़ी देर पहले रिजल्ट सीजन का भी जिक्र कर रहे थे, लाइक यू राइटली सेड कि 2 से 3 हफ्ते अभी भी बाकी है, राइट? लेकिन रिजल्ट सीजन अनदर ट्रिगर होगा जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, बिकॉज अक्टूबर मिड से आई थिंक शुरुआत हो जाएगी नतीजों के सीजन की, और फिर वहां से रिजल्ट सीजन जब शुरू हो जाएंगे तो काफी सारे न्यूज फ्लोज आएंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग इन दिनों लग रही है शरद, वो ये है कि रिजल्ट सीजन में अब तक हम देख रहे थे मार्केट जो है बड़ी सुस्त चाल अक्टूबर के महीने से ही दिखा रहा था, और सिर्फ रिजल्ट सीजन ही था जब एक्शन हम देखते थे। इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि पिछले
एक महीने से एक्शन ही एक्शन मार्केट में है, वो भी तब जब रिजल्ट सीजन नहीं है। सो लॉट टू वॉच आउट फॉर, और इसमें कई सारे सेक्टर्स इस वक्त रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। आईटी सेक्टर पर मेरी नज़र एक स्टॉक कोफोर्ज पर जारी है, और गौरव अगर हमारे साथ हैं, एक क्विक व्यू कोफोर्ज पर आपसे जानना चाहूंगी गौरव, बिकॉज अच्छी तेजी है लेकिन डाउनसाइड मोमेंटम देखने के बाद ये तेजी कोफोर्ज में भी नजर आ रही है। क्या यहाँ से बढ़त दिख रही है टेक्निकली चार्ट्स पर, या वापस से ये नीचे की तरफ लेवल्स पर कामकाज करना शुरू कर देगा? यस मानसी, जब मैंने अपना व्यू दिया था आईटी सेक्टर के ऊपर तो मिड कैप आईटी में मेरे पसंदीदा स्टॉक की लिस्ट में कोफोर्ज भी था। अभी भी मैं वही अपना व्यू मेंटेन करूंगा। इवन शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से भी इसके अंदर एक मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। 1850 1870 तक का ये मूव इमीडिएटली आता दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा, 1795 1795 रुपए का स्टॉप लेकर इसमें चाहे तो ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। है तो इंटैक्ट रखें, 1850 1870 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। अगर नीचे की तरफ मिले तो एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सोचा जा सकता है। आईटी सेक्टर से ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी होने वाली है, तो इस पर नज़र रखिएगा ज़रूर। इसके अलावा एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को देख लेते हैं। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी नज़र ज़रूर आ रही है। जियो फाइनेंस स्टॉक प्राइस इस वक्त अगर आप देखें अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 0.5% गेन ज़रूर है, 316 के लेवल्स हैं। गौरव, अगर ब्रोकरेजेस की माने 330 के टारगेट्स भी कुछ ब्रोकरेजेस बता रहे थे, उसके तो नज़दीक पहुंच गया है, लेकिन क्या आपको लगता है उन्हें पोजिशनल बेसिस थोड़ा सा लंबा नज़रिया अगर आप देख पाएँ यहाँ 350 तक के लेवल्स नज़र आएंगे? कौन सी बिल्कुल पॉसिबल है वो लेवल्स। ये स्टॉक अपने हायर लेवल्स पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे का भी यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा दैट किस तरीके का इस स्टॉक के अंदर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। ये स्टॉक पिछले कुछ ही समय पहले अर्लियर दिस ईयर ट्रेड कर रहा था समवॉट अराउंड 300 ऑड लेवल्स पे, जहां से गिरावट आई और वो 200 का लेवल छू के अभी वापस 300 प्लस लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। यहां से चाल बनती हुई नजर आ रही है। 330 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर नजर में आता है, लेकिन वो मुझे लग रहा है वो सरपास हो जाएगा। थोड़ा सा अगर लॉन्गर टर्म व्यू रखें से कपल ऑफ मंथ्स, तो आई थिंक इस शेयर के अंदर 350 और इवन 365-70 तक की चाल भी बन सकती है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएं और दैट इज क्लोज टू 305। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही इंप्रेसिव है। एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस 305 का ले लें, 317 पे शेयर चल रहा है और इसको रख लें 2-3 महीने के हिसाब से, तो आई थिंक 15-20% का रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस है। वेरी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 317 लेवल्स पे है। इनकी पेरेंट कंपनी रिलायंस को भी एक बार लेके आते हैं चार्ट पे, इस पे भी है जो आपकी राय लेना चाहूँगा मैं। डायरेक्टर साहब एक बार रिलायंस की चार्ट लेके आए। देखिए वापस जो 1380 से लेके जो 1420 का रहता है मूव, वो वापस उसी रेंज में फंसा रहता है ये स्टॉक। 1420-30 के बाद वो वापस रिवर्स आता है। यहाँ पे क्या संकेत लग रहा है कि अभी भी रेंज बाउंड रहेगा रिलायंस, कि आपसे लगता है कि थोड़ी सी अप मूव की तैयारी हो रही है? कैसा चार्ट सेटअप लग रहा है, बताएं। चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग है शरद। यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हमें 50% रिट्रेसमेंट मार्क पे लगभग 1340 वहीं से आके बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली 1420 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। रिलायंस बाय नेचर ऐसा शेयर नहीं है जिसे हमें 1-2 दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। दिग्गज शेयर है, लार्जेस्ट एम कैप वाली कंपनी है, तो इसके अंदर तेज मूव कम आते हैं। देयरफॉर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखें, लंबी अवधि का व्यू रखें, महीने से ऊपर का व्यू रखें, तो यहाँ से 1470 1480 1500 तक की रेंज भी पॉसिबल है। स्टॉक के अंदर करंटली अच्छी पोजीशनिंग में जिनके पास है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। नया बाय करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए 1385 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिल रही है। एंड गौरव, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और मार्केट पर और इंडिसेस पर अपना टेक्निकल नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे जी, और क्विकली 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।